अला रसूलिल्लाहि व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Assalamu alaikum wa rahmatullah to everyone. Welcome to our one more session of True Elevation. इंशाल्लाह जो जर्नी हमने स्टार्ट की थी लीडरशिप के मॉड्यूल को डिस्कस करने वाली, उसको हम आज कंटिन्यू करेंगे। इन और प्रीवियस सेशंस, यानी कि जो दो सेशंस हमने इससे पहले किए हैं, उसके अंदर जो हमने लीडरशिप यानी या फिर प्रोफेटिक लीडरशिप जो है उसको हमने इंट्रोड्यूस कराया था कि नबवी लीडरशिप जो है वो क्या होती है, किस तरीके से होती है, और क्यों जो है हर एक मुसलमान को जो है इसको सीखना, इसे प्रैक्टिस करना जो है क्यों ज़रूरी है, सो ऑन। तो फर्स्ट सेशन में हमने डिस्कस किया लीडरशिप क्या है, क्यों ज़रूरी है। फिर लास्ट सेशन में, प्रीवियस सेशन में मैंने उसकी ना आप लोगों को एक समरी भी दी थी। सो आई डोंट थिंक कि फिर से आप लोगों को मैं समरी दूँ उन्हीं चीज़ों की, रादर जो है हम आगे जो है कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज हमारे पास ना प्रिंसिपल्स ज़्यादा हैं जिनको हमने कवर करने। ओके, एंड आई प्रॉमिस यू इंशाल्लाह, ओके, कि जितने भी हमारे प्रिंसिपल्स हैं सारे के सारे जो है बहुत ज़्यादा अमेजिंग हैं और बहुत ही ज़बरदस्त जो है सीरा बेस्ड कंटेंट के ऊपर जो है ये सारे डिज़ाइन या फिर स्ट्रक्चर किए गए हैं। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि लीडरशिप की हायरार्की को मेंटेन करना जो है ज़रूरी है कि किस तरीके से चीज़ें जो है वो आपस में लिंक हो रही है। इवन दो कि वो कोई एक स्ट्रक्चर ऑर्डर नहीं है, फिर भी ये तमाम तर चीज़ें जो है उस मॉडल में जो है अपने आप में जो है वैसे ही ज़रूरी हो जाते हैं। एंड हाउ, इसका मतलब क्या है, मैं ये जब ये बात कह रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है। ओके, तो जब हम बात करते हैं प्रोफेटिक लीडरशिप की, या फिर लेट्स से कि किसी और भी दुनिया का जो है लीडरशिप का मॉडल हम उठाकर देखते हैं, तो बेसिकली सबसे पहले उसमें जो चीज़ आ जाती है वो है विजन, राइट। वो है गोल, वो विजन जिसको अचीव करने के लिए लीडर की जरूरत होती है। और उसी लीडरशिप को अचीव करने के लिए जो है, फिर सॉरी, उसी विजन को अचीव करने के लिए फिर जो है एक टीम बनती है, और उस टीम को जो है लीड करने वाला जो है एक लीडर होता है, राइट। तो हमने एक्सप्लेन किया था आपको कि विजन जो है सबसे पहला है लीडरशिप के इसमें, और उसके बाद स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी क्यों जरूरी है कि हमने जो विजन सेट किया है उसको अगर से हमने अचीव करना है, तो उसके लिए जो है स्ट्रैटेजी जरूरी है। विजन को इन थ्रू रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए स्ट्रैटेजी जरूरी है। अब स्ट्रैटेजी क्या होती है, किस लिए जरूरी है, और उसकी बुनियाद क्या है, वो हमने डिस्कस कर ली। विजन होने की क्या फायदे हैं, स्ट्रैटेजी होने के क्या फायदे हैं, ये भी हमने डिस्कस किया। और ना सिर्फ ये, हमने ये भी डिस्कस किया कि एक मुसलमान के लिए क्यों जरूरी है विजन होना, स्ट्रैटेजी होना, और किस तरीके से हम जो है प्रोफेटिक विजन को एंडोर्स करते हैं, प्रोफेटिक स्ट्रेटेजी को हमें एंडोर्स करना चाहिए। ये चीजें भी जो हमने डिस्कस की। ओके, तो मूविंग फॉरवर्ड, हमारा थर्ड प्रिंसिपल है बी कंपैशनेट और बी एम्पैथिक। तो ये इंटरचेंजेबली जो है हम इस प्रिंसिपल्स को इस तरीके से यूज कर सकते हैं, बी कंपैशनेट भी कह सकते हैं, बी एम्पैथेटिक भी जो है हम कह सकते हैं। दोनों ही जो है एक सिनोनिम्स कह सकते हैं इस प्रिंसिपल्स के आप। So let us begin with the quote. Kindness is a mark of faith, and whoever is not kind has no faith. Okay. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam has mentioned, or let's say he has stated, नबी इस्लाम ने इरशाद फरमाया कि रहम करना जो है ये एक ईमान की निशानी है। अब जिसके अंदर जो है रहम नहीं होता, तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर जो है ईमान नहीं। ओके, तो सच ए ब्यूटीफुल कोट, इतनी मतलब ना अमेजिंग ये कोट है। ओके, टू बिगिन विद, ये प्रिंसिपल क्यों जरूरी है, ये कोड जो है इसको समराइज कर देता हूँ। क्यों, ईमान का जो हिस्सा, मतलब रहम करना जो है वो ईमान का हिस्सा है। अगर से रहम नहीं है मुसलमान के अंदर, तो समझ लेना चाहिए उसके अंदर जो है ईमान भी नहीं है। तो यही कोड जो असल में इस प्रिंसिपल की जो है इम्पोर्टेंस को जाहिर करता है। ओके, और ये एक कोड जो हमारे लिए काफी है
ओके, इनफैक्ट ये एक हदीस है असल में। ओके, ये हमारे लिए काफी है कि हम इस प्रिंसिपल को स्टडी करें और इस उसूल को प्रैक्टिस करें। अब हम देखते हैं इसे क्या मुराद है, रहम का क्या रोल है एक लीडर के अंदर, और लीडरशिप में इसको किस तरीके से प्रैक्टिस किया जा सकता है। उन तमाम से चीजों को जो हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहली चीज कि जो लीडर लोगों के दरमियान जो है पसंद किया जाता है, जिस लीडर से आवाम मोहब्बत करती है, उसको जो है विलिंगली फॉलो किया जाता है। राइट, जिससे भी हम पसंद करते हैं, जिससे भी हम मोहब्बत करते हैं, जिस भी लीडर से, उसे हम विलिंगली फॉलो करते हैं, मतलब अपनी ख्वाहिश से हम उसे फॉलो करते हैं, अपनी मर्जी से हम उसे फॉलो करते हैं। लेकिन जब हम किसी को पसंद नहीं करते, किसी से जो हम हमारी मोहब्बत नहीं होती किसी लीडर से, तो हमारे ऊपर जबर किया जाता है, फोर्सफुली जो है हम उनको फॉलो कर रहे होते हैं। ये बेसिक सा प्रिंसिपल है। ऑर्गेनिकली अगर से आप अपने अंदर जो है थोड़ा सा आप मुहासबा करेंगे, तो हर इंसान को पता चल जाएगी ये चीज कि जिससे हम मोहब्बत करते हैं, जिसको हम पसंद करते हैं, ओके, ऑब्वियसली रिलीजियस स्टैंडर्ड्स के ऊपर या फिर लेट्स से ऑर्गेनिक स्टैंडर्ड्स के ऊपर भी, तो हम उसे जो है विलिंगली अपनी मर्जी से फॉलो कर रहे होते हैं। राइट, ये एक ऑर्गेनिक सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो हमारा एम यही है कि हम किस तरीके से लोगों के दरमियान जो है एक पसंद किया जाने वाला या फिर मोहब्बत किया जाने वाला एक लीडर बने। ओके, अगेन ये चीज डिस्कस करने से पहले फिर से मैं आपको वो पॉइंट याद दिला दूं, जहां पर मैंने ये कहा था आप लोगों से कि हर एक मुसलमान को जो है बाय बर्थ जो है लीडरशिप मिलती है। ओके, और उसको तैयार होना होता है वो मकाम या फिर वो स्टेटस या फिर वो जो ड्यूटी है, वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको संभालने के लिए उसको तैयार होना होता है। ओके, और मैंने आपको एम्ब्रेला भी एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से एक जो है पूरा प्रॉपर जो है स्ट्रक्चर बनता है, कि अगर से खिलाफत है तो खलीफा जो है तमाम सर रियाया के ऊपर जो है वो लीडर है। इसी तरीके से फैमिली स्ट्रक्चर में जो है फादर लीडर है तमाम फैमिली के लिए, और मदर जो है लीडर है उनके बच्चों के लिए, और एल्डर सिबलिंग जो है वो यंगर सिबलिंग्स के लिए। और इसी तरीके से और दूसरे भी ग्रुप्स ले लें आप, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हो या फिर आपके वर्क प्लेसेस हो, वहां पर भी जितने भी ग्रुप्स होते हैं, हर जगह के ऊपर जो एक लीडर होता है और उसके नीचे जो है लोग काम कर रहे होते हैं। तो ये बताने का मकसद ये है कि हर जगह के ऊपर जो है लोग किसी ना किसी लेवल के ऊपर जो है लीडरशिप में इन्वॉल्व होते ही होते हैं। तो जब वो अपने लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है अंजाम दे रहे होते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज है कि वो उनके दरमियान या फिर उन लोगों के दरमियान जिनके ऊपर वो लीडर हैं, तो उनके लिए वो किस तरीके से पसंद किया जाने वाला या फिर मोहब्बत किया जाने वाला जो है लीडर बन सके। सबसे पहली चीज है, ये सवाल है असल में। तो इसी का आंसर ये है कि उनके अंदर जो है रहम, एम्पैथी, कंसल्टेशन, यानी कि लोगों को जो है एक साथ लेकर चलने वाला जो है मामला होनी चाहिए। ये तीन चीजें हैं बुनियादी। ओके, अगर से ये तीन बुनियादी चीजें होंगी, तब जाकर हम कह सकते हैं कि कोई लीडर जो है वो पसंद किया जाने वाला या फिर मोहब्बत किया जाने वाला जो है लीडर बन सकता है। अब ये बनना क्यों जरूरी है, अब ये एक्सप्लेन करती है हमें ये वाली हदीस जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said, the best of your leaders are those whom you love and who love you and who invoke Allah's blessing upon you and you invoke his blessings upon them. And the worst of your leaders are those whom you hate and they hate you, and whom you curse and they curse you. He was asked, O Messenger of Allah, sallallahu alaihi wasallam, shouldn't we overthrow them? He said, no, as long as they establish prayer amongst you, and no, as long as they establish prayer amongst you. तो ये हदीस जो है मतलब बहुत फेमस है, जो अमूमी तौर पर ना कोट की जाती है, इसका आधा हिस्सा कोट किया जाता है, लेकिन ये पूरी हदीस इस तरीके से है कि तुम में से सबसे बेहतरीन लीडर वो हैं जिनको आ, रियाया जो है वो मोहब्बत करती है, और लीडर भी जो है वो अपनी रियाया के साथ यानी कि अपनी फ्लॉक के साथ जो है मोहब्बत करता है, और वो अपने लीडर्स के लिए दुआएं करती हैं, और लीडर भी जो है अपनी रियाया के लिए दुआएं करते हैं। और तुम में से जो बदतरीन लीडर्स हैं वो कौन है, जिनको तुम कराहत करते हो, नापसंद करते हो, और वो तुम्हें नापसंद करता हो। नापसंद करने से क्या मुराद है, सेल्फिशनेस, कि वो अपने लिए लीडर बना है ना कि लोगों के लिए। ये है मतलब कि लीडर जो है कराहत करता है अपनी रियाया से, और तुम उसके ऊपर लानत करते हो, और वो तुम पर लानत करता है। लानत करने से अगेन वही मुराद है
कि वो तुम्हारी जो है बिल्कुल भी केयर नहीं करता। एज लॉन्ग मतलब जितने भी रूल्स लॉस पॉलिसीज जो भी बनेंगी, वो सब जो है इररेस्पेक्टिव ऑफ लोगों की जो वेलफेयर है उसमें या फिर नहीं है, उसको देखे बगैर जो है बनेंगे। इसी वजह से जो है आप उनके ऊपर कर्ज करेंगे, उनकी लानत भेजेंगे, वो आपके ऊपर जो है लानत भेजेंगे। तो इस तरीके से लीडर जो है वो वर्स्ट बनते हैं। तो सहाबा इकराम ने पूछा, या रसूलुल्लाह, क्या हमें इनको उठाकर फेंक नहीं देना चाहिए, यानी कि इनको हटाकर दूसरी लीडरशिप नहीं लानी चाहिए? तो अल्लाह नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि नहीं, जब तक कि वो तुम्हारे दरमियान जो है नमाज कायम कर रहे हैं। तो ये स्टैंडर्ड जो है वो सेट कर दिया गया कि जब तक नमाज कायम कर रहे हैं तुम्हारे दरमियान, तो जरूरी नहीं कि जो है ओवरथ्रो करके उनको जो है दूसरा लीडर लाया जाए। क्यों? ओवरथ्रो करने में क्या होता है, सिविल वॉर होती है, राइट? जब सिविल वॉर होती है तो इससे जो है इंटरनल लॉस जो है वो बहुत ज्यादा होता है, जिससे एक्सटर्नल एनिमीज को जो है फायदा या फिर उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है मुसलमानों के दरमियान जो है डिस्कॉर्ड के सीड्स सो करने के लिए। यानी कि हमारे दरमियान कितना जो है बर्पा करने के लिए उनको एक मौका मिल जाता है। इसीलिए इस्लाम के अंदर जो है सिविल वॉर को जो है हत्तल इंकाम जो है बिल्कुल भी पसंद नहीं किया गया, जब तक कि उसकी उस दर्जे के ऊपर जो है जरूरत ना पड़ जाए। ओके, तो ये बेसिक से मतलब है, एक उसूल है। तो इस हदीस के थ्रू हमें क्या पता चल रहा है कि हमें ऐसे लीडर्स बनने चाहिए अपनी लाइफ में, और ऐसे लीडर सेलेक्ट भी करने चाहिए अपनी लाइफ में, जो जिनको हम मोहब्बत करते हैं, जो हमारे लिए अल्लाह सुब्हानहू ताला से दुआएं करते हैं, और अल्लाह ताला और हम उनके लिए जो है दुआएं करते हैं। इस तरीके के जो लीडर्स होने चाहिए। तो अगेन ये हदीस वही एक्सप्लेन कर रही है, यानी कि हमें ऐसे लीडर्स बनने चाहिए जो मोहब्बत किए जाते हैं। और वो बनने के लिए क्या होना चाहिए हमारे अंदर? तीन चीजें: एम्पैथी, कंपैशन, कंसल्टेशन। ओके, लोगों को समझना, लोगों के साथ जो है रहम का मामला करना, और फिर कंसल्टेशन के थ्रू, मशवरे के थ्रू जो है लोगों को साथ लेकर चलना। ये जो है बेसिक्स जो है चीजें हैं जो जरूरी हैं, ये मतलब लव लीडर बनने के लिए। तो उनमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है एम्पैथी। एम्पैथी क्या है? सबसे पहले इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। एम्पैथी का मतलब है बेसिकली, मतलब इसकी एक बेसिक से सिंपल सिंपल डेफिनेशन करें तो ये होगी: एम्पैथी इज द एबिलिटी टू पुट oneself in another person's shoe, to relate what they are experiencing and to understand them intellectually, emotionally, socially and spiritually। ओके, तो बेसिक डेफिनेशन ये आ जाती है एम्पैथी की। एम्पैथी का मतलब ये है कि ऐसी काबिलियत जहां पर हम एक दूसरे इंसान की जगह के ऊपर अपने आप को प्लेस करके वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं जो वो बंदा एक्सपीरियंस कर रहा है, इंटेलेक्चुअली, ओके, जहनी तौर पर, इमोशनली, जज्बाती तौर पर, सोशली और फिर स्पिरिचुअली। तो इन तमाम तर एस्पेक्ट्स में हम उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं एज इट इज, कि जो वो एक्सपीरियंस कर रहा है। ये बेसिकली एम्पैथी का मतलब है कि हम एक दूसरे इंसान को जो है उसको वैसे समझें जैसे वो अपने आप को समझ रहा होता है। ओके, मतलब ऑब्वियसली ये पूरी तरीके से पॉसिबल नहीं है, लेकिन पूरी तरीके से जब पॉसिबल होता है वही मतलब ना एब्सोल्यूट जो है एम्पैथी होती है। तो इसको जितना हम हाई रखेंगे उतनी ज्यादा जो है हम लोगों के साथ जो है वो एम्पथाइज कर सकते हैं। तो एम्पैथी किस तरीके से हमें लव लीडर बनाता है, उसका एक एग्जांपल जो है प्रॉफेट इस्लाम की लाइफ इंसिडेंट से हम देख लेते हैं। यहाँ पर एक हदीस है, जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु अन्हु demonstrates that when he was lamenting to the prophet about his weak and slow camel, the prophet put his hand on it and spoke to it, causing the camel to go faster than he did. And after that, Jabir bin Abdullah sold the camel to the Prophet when the Prophet wished to visit his residence and was instructed to clean his cushions. Jabir radiallahu anh addressed his poverty, and then Rasulullah sallallahu alaihi wasallam offered him joyful news of prosperity. He was aware of people's situations on a personal level even while he was engaged in intensive expeditions and conquests. Very important, very beautiful hadith. बहुत जबरदस्त। आप थोड़ा सा ना इसका कॉन्टेक्स्ट समझते हैं इस हदीस को समझने से पहले। कॉन्टेक्स्ट क्या है इस हदीस का? कि नबी अस्सलाम और फिर हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला दोनों ही जो है वो जा रहे थे रास्ते में, या फिर लेट से कि वापस आ रहे थे, वो किसी एक्सपीडिशन से, किसी जंग से वापस आ रहे थे। तो रास्ते में दोनों अपने कैमल के ऊपर थे। तो हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला का जो कैमल था, यानी कि जो उनका ऊंट था, वो कमजोर था, वो बहुत ही स्लो स्लो चल रहा था। और
बस ये मामला नहीं था उनके साथ, ये भी था कि उनकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन थी बहुत वीक थी। पैसे का मामला था उनका, मतलब घर के मामला जो उनके दुरुस्त नहीं चल रहे थे फाइनेंशियली देखा जाए तो उस वक्त ना मतलब वो इसी चीज के बारे में सोचे जा रहे थे, सोचे जा रहे थे। तो उन्होंने मतलब ना डायरेक्टली कंप्लेंट नहीं कर सके वो प्रॉफिट इस्लाम से कि मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी है, तो मैं इसको इम्प्रूव करना चाहता हूँ, तो डायरेक्टली नहीं कर सके। उन्होंने बस इतना कहा कि मेरा जो ऊंट है वो कमजोर और बहुत स्लो हो चुका है, कमजोर और स्लो हो चुका है। तो प्रॉफिट इस्लाम के पास अल्लाह ताला ने सलाहियत दी थी कि वो लोगों के चेहरे को देखकर जो है बहुत अच्छे से उनको समझ जाते थे। ओके। तो प्रॉफिट इस्लाम ने असेस कर लिया जाबिर बिन अब्दुल्ला की सिचुएशन को कि क्या मामला है। तो प्रॉफिट इस्लाम ने क्या किया कि उस ऊंट के ऊपर जो है अपना हाथ रखा और फिर उसके लिए दुआ की। तो उसके बाद जो है वो ऊंट तेज हो गया और जो है मजबूत जानदार भी हो गया और तेजी से जो है दौड़ने लगा वो। तो प्रॉफिट इस्लाम ने क्या किया, उस जाबिर बिन अब्दुल्ला से वो वाला ऊंट जो है खरीद लिया। अब आप सोचेंगे कि ये ऊंट जो है अच्छा हो जाने के बाद क्यों खरीद लिया प्रॉफिट इस्लाम ने, तो इसका आंसर ये है कि असल में जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु वो ऊंट जो है बेचना चाहते थे वो। क्यों? वो ऊंट बेचकर जो है अपनी जो फाइनेंशियल सिचुएशन जो है उसको वो थोड़ा सा ठीक करना चाहते थे, अपलिफ्ट करना चाहते थे। तो ये चीज वो बता नहीं रहे थे प्रॉफिट इस्लाम को, कि वो ये कह रहे थे कि मेरा मैं तो ऊंट बेचना चाहता हूँ, लेकिन ये तो कमजोर हो चुका है, स्लो हो चुका है, अब कौन खरीदेगा इसे, ये कहना चाह रहे थे असल में। लेकिन इनडायरेक्टली कहा उन्होंने, प्रॉफिट इस्लाम समझ गए। तो जब वो ऊंट जो है तेज हो गया और फिर मजबूत जानदार हो गया, अब हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला को जो है उनको कॉन्फिडेंस आया कि हाँ अब मैं जो है इसे सेल कर सकता हूँ। तब जाकर जो है प्रॉफिट इस्लाम ने उनसे अच्छी रकम के ऊपर जो है वो चीज वो ऊन जो है खरीद लिया। और फिर उसके बाद जो है जब उनके घर पहुंचते हैं जियारत के लिए, ऐसे एक फ्रेंडली विजिट के लिए, तो उस वक्त वही ऊन जो है उनको वापस जो है गिफ्ट कर देते हैं। तो इससे क्या हुआ, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला की जो ऊन सेल करने की जो उनकी वरी थी उसको भी प्रॉफिट इस्लाम ने सॉल्व कर दिया। और फिर जो उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन थी उसको भी उन्होंने अपलिफ्ट कर दिया। और ना सिर्फ ये, उनको और ज्यादा इमोशनली कंसोल करने के लिए प्रॉफिट इस्लाम ने ये कहा कि अय जाबिर खुशी मनाओ, अब तुम्हारे लिए जो है एक बहुत जबरदस्त जो है मामला तुम्हारे साथ होने वाले है लाइफ में। और वल्लाही वही हुआ। उसके बाद जो है हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला जो है अपनी लाइफ में गनी से गनी होते चले गए, रिच से रिच होते चले। तो ये वाकया हमें क्या समझ सिखा रहा है कि किस तरीके से प्रॉफिट इस्लाम जो है अपनी लाइफ में लोगों के दरमियान जो है वो एम्पथाइज किया करते थे। एक एक सहाबा की जो पर्सनल मामलात हैं उसके अंदर प्रॉफिट इस्लाम की पूरी पूरी निगाह थी कि मेरा एक सहाबी जो है वो किस चीज से गुजर रहा है अभी, वो किस चीजों से वो जूझ रहा है, वो किन प्रॉब्लम्स में वो फंसा हुआ है, इन तमाम सब चीजों से जो है प्रॉफिट इस्लाम अवेयर थे। इवन दो कि वो स्टेट हेड थे, मतलब मदीना की स्टेट चलानी थी उन्हें, हर वक्त जो है गजवात चल रहे हैं, एक्सपीडिशन चल रही है, जंग का माहौल है, मतलब मुश्किल ही मुश्किल है, परेशानी ही परेशानी है। इससे पहले 13 साल मक्का में जो है परेशानी गुजार कर आए हैं, जहाँ पर मतलब ना इमोशनल टॉर्चर से लेकर फिजिकल टॉर्चर तक जो है मामला जो है प्रॉफिट इस्लाम ने झेले हुए थे। लेकिन उसके बावजूद भी इतना ज्यादा अवेयर थे प्रॉफिट इस्लाम की अपने एक एक सहाबी के साथ जो है क्या मामला चल रहे हैं उन्हें पता था वो। और उसके अकॉर्डिंगली जो है उनके साथ बिहेव करते थे और एक्ट करते थे। और इन टर्न क्या होता था इससे, इन टर्न ये होता था कि लोग जो है प्रॉफिट इस्लाम के साथ जो है और ज्यादा जो है मोहब्बत उनकी बढ़ जाती थी, बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी मोहब्बत। और इस वजह से जो है प्रॉफिट इस्लाम का जो हुक्म था वो मतलब बिना सेकेंड थॉट के सहाबा इकराम जो है उसको इम्प्लीमेंट कर देते। अब हम कह तो देते हैं कि नबी इस्लाम को जो है सहाबा इकराम जो इस तरीके से मतलब ना वेनरेट करते थे, उनको फॉलो करते थे। अब क्या ये मामला ऐसे ही हो जाता था सिर्फ अल्लाह ताला की मतलब मर्जी से? बिल्कुल हो सकता है, वैसे भी लोग, अल्लाह ताला दिलों का कंट्रोल रखता है, तो अल्लाह ताला दिलों को फेर कर भी कर सकता है। लेकिन क्या जब अल्लाह ताला ने कहा हमें कि नबी इस्लाम की जो लाइफ है हमारे लिए एक रोल मॉडल है, तो जब अल्लाह ताला ने ये वाली आयत नाजिल की तो क्या मुराद है इससे? तो ऑब्वियसली इससे मतलब ना ये चीज इम्प्लाइड है कि प्रॉफिट इस्लाम ने एक ऐसा इन्वायरमेंट अपने आसपास जो है बिल्ड किया था जिस वजह से लोग उनको जो है चाह कर फॉलो किया करते थे, चाह कर जो है मोहब्बत करते थे नबी इस्लाम से और उनको फॉलो करते थे। तो ये वाला वाक्य जो है बहुत ब्यूटीफुली इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा है कि किस तरीके से जो है नबी इस्लाम जो है अपने आसपास का जो इन्वायरमेंट है
उन्होंने बिल्ड किया था, और फिर वो अवेयर थे तमाम सहाबा इकराम के मामला से, और इन टर्न जो है वो उनसे मोहब्बत करते थे और विलिंगली उनको जो है फॉलो करते थे। तो ये वन ऑफ द मोस्ट बेसिक प्रिंसिपल है, या फिर लेट्स से कंपोनेंट है, टू बिकम ए कंपैशनेट लीडर। अगर से हम एक कंपैशनेट लीडर बनना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज जो हमारे अंदर एम्पैथी होनी चाहिए हमारे टीममेट्स के लिए। अगर से होगी तब वो जो है हमें खुशी से मोहब्बत से हमें हमें जो है फॉलो करेंगे, वरना फिर जबरन फोर्सफुली जो है हमें वो फॉलो कर सकते हैं, वरना फिर दूसरा ऑप्शन है कि वो करेंगे ही नहीं। ये एक इम्पोर्टेंट जो है एम्पैथी जो है एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है टू बिकम अ कंपैशनेट लीडर। नेक्स्ट, दूसरा जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो है कंपैशन, कि अपने आप में जो है कंपैशन सिर्फ रहम नहीं होता, वो रहम का ही मतलब ना एक सुपरलेटिव फॉर्म होता है। रहम से भी ज्यादा जो है एक आला चीज है जो एक लीडर के अंदर होनी चाहिए, जिस वजह से जो है अगेन वो एक लव लीडर जो है वो बन सकता है। एग्जाम्पल क्या है, देखिए एक हदीस यहाँ पर, अनस बिन मालिक रदियल्लाहु अन्हु, द मेड ऑफ मैसेंजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, that the prophet sallallahu alaihi wasallam said, none of you truly believes until he loves for his brother that which he loves for himself. ओके, ये हदीस जो है बार बार जो है कोट की जाती है हमारे जुमे के खुतबात में, और फिर दूसरे वेरियस अदर जो है प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, जब भी कोई खैर का काम जो है, फिर जेनरोसिटी का जो है काम हम हमसे जो है सोसाइटी लेवल के ऊपर लेना होता है, राइट। तो क्या ये हदीस मतलब ना इतनी नॉर्मल है कि मतलब ना सिर्फ इसको कोट कर देने से ये मामला जो हो जाना था? नहीं, बिल्कुल भी। प्रॉफिट इस्लाम ने जो है इस हदीस को जो है अपनी लाइफ में उन्होंने इम्प्लीमेंट किया था, और ये सिस्टम जो है सहाबा इकराम के दरमियान जो इसी तरीके से जो है वो रिवॉल्व करते रहा, जिस वजह से जो है उनके दरमियान जो है एक मजबूत बॉन्डिंग थी, और जब भी कोई मुश्किल या परेशानी आती तो बहुत आसानी से जो है उसे ओवरकम कर लेते। ओके, अब ये बस एक वाकया था जो मैंने बताया आपको, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह का। ऐसे कई वाकयात हैं नबी इस्लाम की सीरत में जहां पर आप ये चीज विटनेस करेंगे कि एम्पैथी किस तरीके से प्रैक्टिस की गई थी, और कंपैशन किस तरीके से जो है वो प्रैक्टिस किया जाता है। ओके, इस हदीस को ना थोड़ा सा मैं और जरा एलाबरेट करने के लिए एक वाकया सुना देता हूँ, जो कि अगेन मैं ना इसको मॉडर्न टाइम्स के दौर से ना एक वाकया सुना रहा हूँ, जो इस हदीस को ना थोड़ा सा और ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करती है। एक वाकया है, मतलब एक इखवानी का। आई थिंक आप लोग इससे अवेयर होंगे। इखवानी ना एक ग्रुप है इजिप्ट में, जिनकी तहरीक जो असल में अल्लाह ताला की निज़ाम के लिए थी, कि वो अल्लाह ताला के निज़ाम कायम करने के लिए, और फिर जो अ, बाकी जो गैर शरई मामला चल रहे थे मिस्र के अंदर, उसको खत्म करने के लिए जो है एक तहरीक होती थी। तो उसमें बहुत सारे नेक लोग भी थे, बहुत सारे ग्रेट थिंकर्स भी थे, और बहुत आला तरीन मतलब ना एकेडमिक लेवल के ऊपर उन्होंने काम किया। उनमें सैयद कुतुब भी आ जाते हैं, हसन अल बन्ना भी आ जाते हैं, सो ऑन। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि उनकी मतलब वीकनेसेस क्या थी, सब लोगों की अपनी एक खैर होता है। हम उसको देखते हुए मैं ना ये वाक्य आपको सुना रहा हूँ, कि इखवानियों के दरमियान ना ऐसे मामला हुआ करते थे अक्सर। उनमें से एक वाक्य सुना रहा हूँ मैं आपको, कि जब वो इन मामलात को मिस्र के अंदर जो है गैर शरई मामलात को जो है रिजॉल्व करने के लिए, वो मतलब ना उनसे आर्म कॉन्फ्लिक्ट्स में जाते थे, और बहुत सारे लोग उसमें शहीद हो जाया करते थे। तो जब कुछ टीम मेंबर्स जो है शहीद हो जाते थे, तो उनके फैमिली मेंबर्स बच जाते थे। तो उनमें से एक बंदा था जो शहीद हो गया था, उसकी फैमिली थी, वाइफ थी उनकी, और कुछ बच्चे थे। तो अब क्या होगा कि उस बंदे ने तो अपनी जान हथेली पर रख कर जो है अल्लाह ताला के लिए जो है वो अपनी जान उसने कुर्बान कर दी। अब उसकी फैमिली रह गई, अब उनको कौन मतलब ना मतलब टेक केयर करेगा, ये सवाल आ जाता है, राइट। तो यहाँ पर यही चीज, ये वाली हदीस जो है एग्जैक्टली इम्प्लाई होती है। तो उनके जो टीम मेंबर्स थे, उन्होंने इस चीज को रिकॉग्नाइज किया कि हमारे दरमियान एक बंदा था जिसने अल्लाह ताला के लिए अपनी जान जो है उसने कुर्बान कर दी। तो अब हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि जो इसके फैमिली मेंबर्स हैं हम उनको टेक केयर करें। तो वल्लाही, यू डोंट बिलीव मी और यू बिलीव मी, ओके, आप लोग माने या ना माने, वो फैमिली मेंबर्स को जो है जिस तरीके से टेक केयर किया उनके टीम मेट्स ने, वो टेक केयर जो है शायद कोई उनका खुद का रिलेटिव भी जो है बिल्कुल भी नहीं कर सकता। इस लेवल के ऊपर उन्होंने टेक केयर किया उनके बच्चों की स्कूल के मामला से लेकर, उनके बच्चों के दूसरे मामला से लेकर, ऐसे उन्होंने टेक केयर किया जैसे कि वो उनके खुद के बच्चे हों।
और उनके अंदर जो फैमिली की मामला थे उनको भी उन्होंने जो है उसको टेक केयर किया। तो ये कैसे मामला हुआ ये तभी होता है मामला जब ये वाली हदीस जो है प्रैक्टिकल एसेंस में जो है वो अप्लाई होती है। जब प्रॉफेट इस्लाम ने चीज इरशाद फरमाई कि तुम में से जो है कोई ईमान वाला हो ही नहीं सकता जब तक कि वो अपने मुसलमान भाई से वैसे मोहब्बत ना करे जैसे वो अपने आप से मोहब्बत करता है। तो ये वाक्य जो है वेरी क्लियरली हमें एक्सप्लेन करता है कि वहां पर जो टीममेट्स थे उसके कि किस तरीके से उन्होंने जो उसकी फैमिली को जो है टेक केयर किया, और वैसे टेक केयर किया जैसे कि उनके खुद के रिलेटिव्स भी जो है वो टेक केयर ना कर सके उनकी। ओके, मैंने क्यों मतलब ये मॉडर्न टाइम से मतलब ना कॉन्टेम्परेरी टाइम से उठाकर ये वाक्य सुनाया अगेन, कि मैं एक्सप्लेन करूं आपको कि आज भी मतलब ना इस तरीके से जब चीजें प्रैक्टिस होती हैं तो लोग जो है अपनी लाइफ, अपनी वेल्थ और अपने दूसरे जो मामलात हैं वो अल्लाह ताला की राह में जो है कुर्बान करने के लिए बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ओके, मतलब ये है कि हम हायर लेवल के ऊपर तो चीजें क्लेम कर देते हैं कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए, लेकिन जब हम थोड़ा सा नीचे आते हैं जहाँ पर मामलात जो है थोड़े से नीचे लेवल के ऊपर भी होते हैं, उनको जब हमने डील करना होता है तो उसमें हम पीछे रह जाते हैं। जिस वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो सेल्फिश हो जाते हैं कि मतलब मैं अगर से कुछ काम जो है करूंगा तो उसके बाद जो है मेरे जो डिपेंडेंट्स हैं उनके साथ क्या होगा, सो ऑन सो फोर्थ। तो वो उन तमाम तर मामला के बारे में सोचने लग जाते हैं। लेकिन जब चीजें जो है इस तरीके से हैंडल होती हैं तो हमें पता है कि जो बैलेंस है वो प्रॉपरली मेंटेन रहता है। और अगेन ये चीज जो है हमारा जो प्री क्लासिकल एरा था वहां पर ही प्रैक्टिस हुआ करती थी, और ऑब्वियसली जो थ्री थ्री बेस्ट ऑफ जनरेशन हैं उसमें भी प्रैक्टिस जो है वो हुआ करती थी। राइट, उमर इब्न खत्ताब का ये वाक्य देख लें आप। जब तमाम तर मदीने से जो है लोग जो है वो जंग लड़ने के लिए जाया करते थे, तो उस वक्त उमर इब्न खत्ताब क्या करते थे, जो जो लोग जंग पर जाए हैं उनकी जो फैमिलीज हैं, उनकी जो वाइफ्स, उनके जो बच्चे हैं, उनकी टेक केयर जो है वो खुद किया करते थे। यहाँ तक कि उनको जो घर के लिए बेसिक ग्रोसरीज जो चाहिए होती थी वो उमर इब्न खत्ताब खुद मार्केट से खरीद कर लेकर जाकर जो है उनके घर पहुंचाया करते थे। जिनके लिए, जिन लोगों की जो फैमिली जो है पीछे रह गई है, जिनके घर में कोई जो है मेरे टेक केयर करने वाला नहीं है। तो इस तरीके से जो है चीजें जो है प्रैक्टिस होते आई हैं। अभी कैसे हुआ कि इस हदीस को जो है उन्होंने इम्प्लीमेंट किया था प्रैक्टिकली। ये करने की वजह से जो है ये मामला जो है इस तरीके से जो है क्लियरली जो है हमें मतलब प्रैक्टिस होते हुए नजर आते हैं। और इन टर्न क्या हुआ, जो लीडर्स होते हैं वो अगेन जो है लव लीडर बन जाते हैं, लोगों के दरमियान जो है वो मोहब्बत किए जाने वाले लीडर बन जाते हैं। तो विलिंगली लोग जो हमको फॉलो करते हैं। राइट, तो जब हम कहते हैं कि उमर इब्न खत्ताब जो है वो 80% ऑफ दी मतलब इनहेबिटेंट वर्ल्ड को वो रूल कर रहे थे, तो क्या इसका मतलब ये था कि मतलब ना उनके पास पावर थी, उनके पास एक ऐसा मतलब अथॉरिटेटिव निजाम था जिस वजह से वो कंट्रोल कर रहे थे? क्या ये मतलब है इसका? नहीं, बिल्कुल भी। इसका मतलब ये है कि वो लोगों के साथ जो है रहम किया करते थे, लोगों के साथ वो अदल किया करते थे, लोगों के साथ वो जस्टली और बहुत ही काइंडनेस के साथ जो है वो डील किया करते थे, जिस वजह से लोग उनको जो है मोहब्बत करते थे, चाहते हुए जो है वो लोग उमर इब्न खत्ताब को फॉलो कर रहे थे, उनकी सिस्टम के अंदर रहना चाहते थे। क्यों? क्योंकि वो एक लव लीडर बन चुके थे वो। लोग उनको मतलब ना इतना रिवियर करते थे। क्यों? क्योंकि वो लोगों के साथ एम्पथाइज करते थे, उनको उनके साथ कंपैशन जो है वो हाई लेवल के ऊपर शो करते थे। राइट, अब ये सिर्फ उमर इब्न खत्ताब की बात नहीं है, जब अबू बकर सिद्दीक की लाइफ में देखेंगे आप तो वहां पर भी जो है मामला जो आपको नजर आता है। सिमिलरली दूसरे जितने भी सहाबा इकराम की अगर लाइफ स्टडी करेंगे आप तो सब लोगों की एक ना एक जो है इसके अंदर जो है ऐसे स्टोरीज होंगी जो इस चीज से जुड़ी हुई होंगी। और इंटर्न क्या बनाता है, वो इंटर्न सोसाइटी के अंदर उनको जो है लव बनाता है। ओके, तो ये वाली जो हदीस जब प्रैक्टिकली जो है मतलब प्रैक्टिस की जाएगी तो एक लीडर को जो है वो लव लीडर बनाएगी, तो आगे जिससे वो एक कंपैशनेट लीडर बन सकता है और लोग जो है उसे विलिंगली फॉलो करेंगे। लास्टली जो है कंसल्टेशन, इसको हम 2 बार डिस्कस कर चुके हैं। एक और दफा हम यहाँ पर इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कंसल्टेशन का जो मीनिंग है हम थोड़ा सा ब्रॉडर सेंस में ले रहे हैं। क्या मीनिंग लेना चाह रहे हैं यहाँ पर हम, कि कंसल्टेशन जो है वो सिर्फ लोगों के साथ जो है मशवरा करना नहीं होता, बल्कि उनको जो है साथ लेकर चलना होता है, बल्कि उनको साथ लेकर जो है चलना होता है। ऐसे ना लगे कि कहीं पर कोई इख्तलाफ होने की वजह से हम जो है किसी को अपनी टीम से ही बाहर कर दें, हम अपनी जमात से बाहर कर दें, सो ऑन सो फोर्थ। ऐसे नहीं होता।
लोगों को जो है साथ लेकर चलना होता है। ये कैसे होगा? जब हम एम्पैथी शो करेंगे, जब हम लोगों के साथ रहम का मामला करेंगे, तब हम उनको साथ लेकर चल सकते हैं। क्यों? कंसल्टेशन इसलिए जरूरी है कि ऑब्वियसली एक इंसान या फिर लेट्स से कि एक लीडर जो है वो हर एक फील्ड में, हर एक स्किल में जो है वो महारत नहीं होती उसकी, और ना ही उसकी इतनी उम्र है कि वो हर फील्ड को जो है वो मास्टर कर सके। राइट? तो उसको जरूरत है उन तमाम तर लोगों की जिनके पास अलग अलग फील्ड्स का एक्सपीरियंस है और महारत जो है उनके पास। तो जब वो लोग जो है मिलकर उनको लीडर को कंसल्ट करते हैं या फिर अपनी राय देते हैं, अपना मशवरा देते हैं, तो लीडर को जो है और ज्यादा इफेक्टिवनेस जो है वो मिलती है डिसीजन मेकिंग में, और उसका विजन जो है और क्लैरिटी से नजर आ जाता है। अगर से हम किसी चीज को पास से देख रहे हैं, तो हम उसका जो दूर का जो व्यू है वो मिस कर रहे हैं। अगर से हम दूर से देख रहे हैं किसी चीज को, तो हम उसका पास का व्यू मिस कर रहे होते हैं। तो कंसल्टेशन इस चीज को, इस एरर को एलिमिनेट करता है। इससे क्या होता है? एग्जाम्पल, कोई लीडर जो है किसी मसले को जो है वो ब्रॉडर सेंस में देख रहा है, तो वो जो इनर सेंस है या फिर उसका जो नैरो सेंस है वो मिस कर रहा होता है। तो जब लोग उसको मशवरा दे रहे होते हैं, तो वो नैरो सेंस भी उसके अंदर कवर हो जाता है। इससे क्या होता है कि होलिस्टिक व्यू मिल जाता है एक मसले का। तो अगेन ये उसको हेल्प करता है, क्लैरिटी मिलने में उसको हेल्प होती है, और फिर डिसीजन जो है वो बहुत आसानी से ले सकता है। ओके। और इससे होगा क्या? लोगों को एक साथ इन्वॉल्व करने से, उनके मशवरे लेने से जो है अगेन हम उनको इन्वॉल्व रखेंगे, एंगेज रखेंगे और साथ लेकर चलेंगे। इंटर्न क्या होगा? वो लीडर जो है लव लीडर बनेगा, और लोग जो है उसे विलिंगली फॉलो करेंगे। राइट? देखिए, ईगो एक ऐसी चीज है जिसके साथ जो है शैतान बहुत ज्यादा खेलता है इंसान के। राइट? तो अगर से उस ईगो को हमने एलिमिनेट करना है इंसानों के अंदर से, तो हमें उनको फील कराना होगा कि दे मैटर। राइट? वो मतलब मैटर करते हैं टीम के अंदर। ऐसे नहीं कि मतलब ना वो कोई अनकाउंटेबल प्लेयर है, यानी कि जिनको हम बिल्कुल भी मतलब ना काउंट नहीं कर सकते, ऐसे लोग नहीं। बल्कि हर एक फर्द जो है वो मैटर करता है। और इस्लाम का ना मतलब यही मतलब ना सबसे एक बेहतरीन खूबसूरती ये है कि इस्लाम में जो है हर एक के लिए रोल है। कोई भी बंदा हो उसके लिए रोल। ओके, इवन कोई मतलब ना ऐसा बंदा है जिसके कोई हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, ओके, किसी को नजर नहीं आता है, किसी को मतलब कोई बोल नहीं सकता। तो जहाँ मतलब जो लोग स्पेशली एबल्ड हैं, मतलब जिनके कोई ऐसे मामलात हैं जो नॉर्मल लोगों से अलग हैं, उनके लिए भी इस्लाम ने जो है रोल रखा हुआ है। और हम मतलब हिस्ट्री में विटनेस कर चुके हैं। ओके। मतलब ऐसे ऐसे स्कॉलर्स गुजरे हैं जो जिनकी बिनाई नहीं थी, मतलब देख नहीं सकते, लेकिन बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स रह चुके हैं वो। मतलब जो बोल नहीं सकते थे वो भी रह चुके हैं, सो एंड सो फोर्थ। जिनके मतलब लिम्स नहीं थे, उन्होंने ही बड़े बड़े काम जो है उन्होंने कर लिए हैं। अब ये कैसे होता है? मतलब इस्लाम ने जो है इस तरीके से लोगों को जो है प्लेस किया है इस सिस्टम के अंदर कि यहाँ पर सबके लिए रोल अवेलेबल है। ऐसे नहीं कि मतलब ना कोई मतलब इसके लिए मतलब क्वालिफाई नहीं करता तो आउट है। ये वाला मामला नहीं इस्लाम के अंदर। सबके लिए जो इस्लाम ने रोल दिया है, और सब लोग जो अपना रोल जो है वो अकॉर्डिंगली अपनी कैपेबिलिटी और अपनी स्किल्स के हिसाब से जो है वो प्ले करते हैं। तो जब ये मामला होता है, तो लीडर जो है लोगों को इन्वॉल्व, हर एक टीममेट्स को जो है वो इन्वॉल्व कर रहा होता है, जिस वजह से इन टर्न जो है वो लव लीडर बन रहा होता है। अगेन दैट लीड्स टू बी कंपैशनेट। ओके। दिस एंड्स और प्रिंसिपल ऑफ कंपैशन। ये उसूल जो है बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है जब आप एक लीडरशिप जो है प्रैक्टिस कर रहे हो, स्मॉलर लेवल के ऊपर हो या फिर हायर लेवल के ऊपर हो। दोनों ही लेवल के ऊपर जो है, या फिर मिडिल लेवल, कोई भी लेवल के ऊपर आप लीडरशिप की प्रैक्टिस कर रहे हो, सब जगह के ऊपर जो लीडरशिप का उसूल जो है एज इट इज जो है अप्लाई होता है। इसीलिए हम इन प्रिंसिपल्स को जो है टाइमलेस प्रिंसिपल्स कहते हैं। टाइमलेस यानी कि ऐसे नहीं कि बस उस वक्त में ये अप्लाई होते थे या फिर आज अप्लाई होंगे, नहीं, जब तक कयामत के आखिरी दिन तक जो है ये लीडरशिप के प्रिंसिपल जो है एज इट इज जो है अप्लाई होंगे। इसीलिए टाइमलेस प्रिंसिपल्स। ओके। हर एक लेवल के ऊपर जब प्रैक्टिस होते हैं, तो मामला दुरुस्त होना शुरू हो जाते हैं। फैमिली लेवल के ऊपर प्रैक्टिस हो तो फैमिली दुरुस्त हो जाती है, तो सोसाइटी लेवल के ऊपर प्रैक्टिस, सोसाइटी दुरुस्त हो जाती है। सोसाइटी दुरुस्त हो जाती है तो ओवरऑल जो एक मिल्लत है वो दुरुस्त हो जाती है। ओके। इस तरीके से जो है ये मामला चलते हैं। इसलिए जो है कंपैशनेट लीडर होना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट प्रिंसिपल व्हिच इज बी अ सर्वेंट। इसी का एक कंटिन्यूएशन है ये, लेकिन है अपने आप में एक अलग प्रिंसिपल है।
क्यों? क्योंकि लीडरशिप के लिए ये चीज जरूरी है कि आप जो है लीडरशिप जो है सिर्फ लीडर होते हुए नहीं, बल्कि आप जो है सर्विस प्रोवाइडर यानी कि टीम मेट होते हुए भी जो उस चीज को एक्सपीरियंस करें। राइट, उसके लिए ये वाला प्रिंसिपल जो है बहुत जरूरी है। लेट्स रीड द कोट। लीडरशिप इज नॉट अबाउट बीइंग इन चार्ज, लीडरशिप इज अबाउट टेकिंग केयर ऑफ दोज इन योर चार्ज। वेरी इंपॉर्टेंट। ये कोट है साइमन सिनेक का। ओके, साइमन सिनेक अगर आप इसको गूगल करेंगे तो ये वाला बंदा ना बहुत ज्यादा मतलब पॉपुलर है वर्ल्ड लेवल के ऊपर लीडरशिप की दुनिया में। इसके मतलब ना लीडरशिप के बहुत जबरदस्त मॉड्यूल्स हैं, किताबें हैं इसकी जो लिखी हुई हैं। तो बहुत मतलब ना तकरीबन 20+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस की मतलब ना इसकी लीडरशिप की ट्रेनिंग है। अब ऑब्वियसली ये टॉपिक ही मतलब ऑर्गेनिक है। अब जरूरी नहीं कि मतलब आपके पास जो है रिलीजियस गाइडेंस हो, तभी जाकर हम इन तमाम से चीजों को समझ सकते हैं। ओके, नहीं, उसके अलावा भी आप ऑर्गेनिकली बहुत सारी चीजों को समझ सकते हैं। रिलीजियस गाइडेंस आपको क्यों जरूरी है? क्योंकि वो चीजों को एब्सोल्यूट कर देता है, यानी कि अब यही हक है, ये आपको कंफर्म हो जाता है। दूसरी चीज, ये आपको होलिस्टिकली गाइड करता है। अब मे भी साइमन सिनेक ने ना आपको थोड़ा सा गाइड किया, लेकिन पूरा नहीं कर सकता वो, क्योंकि उसके पास जो है एक डिवाइन गाइडेंस नहीं है। तो रिलीजियस गाइडेंस जो है वो बेसिकली डिवाइन होती है, ये आपको होलिस्टिकली गाइड करती है। इसीलिए जरूरी है कि हम जो है जब किसी टॉपिक को जो है देखते हैं, और इम्पोर्टेंटली जब वो माशरती लेवल के ऊपर यानी कि सोसाइटी लेवल के ऊपर हो, तब तो जो है रिलीजियस या फिर डिवाइन गाइडेंस का उसके अंदर जो है होना जरूरी ही जरूरी है। वरना फिर उसकी जो होलिस्टिकनेस है या फिर इफेक्टिवनेस है, वो बिल्कुल भी उसके अंदर नहीं आ सकती। ओके, so let's again break down the code कि leadership is not about being in charge। अगेन वही बात है कि लीडरशिप का मतलब ये नहीं कि मतलब आप जो है चार्ज में हैं, आपके पास अथॉरिटी है। लीडरशिप का मतलब है कि आपके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसकी, जो लोग आपकी जिम्मेदारी में दिए गए हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर, ये है असल लीडरशिप। ये अगर से आप नहीं समझेंगे तो आप लीडरशिप के लिए क्वालिफाई नहीं हो। ओके, क्यों? द मास्टर फॉलोज, द सर्वेंट लीड्स एंड गिव्स इट। क्या मतलब है स्टेटमेंट का? कि जब आप अपने सर्वेंट को मास्टर बनाते हैं, सॉरी सर्वेंट का बेसिकली मुराद है यहाँ पर टीममेट को। क्या जब अपने टीममेट को आप मास्टर बनाते हैं यानी कि उसे आप अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो वो आपको इन टर्न जो है वो विलिंगली फॉलो कर रहा होता है। ओके, इसका ऑपोजिट क्या है? ऑपोजिट ये है कि आप खुद मास्टर बन गए, आप खुद जो है वो एक अथॉरिटेरियन पर्सन बन गए हैं, और आप लोगों को जो है मतलब हुक्म दे रहे हैं कि ये वाला काम करो, वो वाला काम करो। बस आप जो है एकदम तकब्बुर में, गुरूर में जो है लोगों से काम करवा रहे हैं। तो वहां पर क्या होगा? आप लोगों के ऊपर जबर कर रहे हैं कि लोग आपको फॉलो करें, आपके ऑर्डर्स को फॉलो करें। लेकिन इसके कॉन्ट्रेरी में अगर से आप लोगों को जो है सर्विस प्रोवाइड करें, लोगों के साथ मिलकर अगर से आप काम करें और लोगों के साथ जो है उनकी एम्फसाइज करें और उनके साथ ऐसे मामला रखें जैसे कि आप भी उन्हीं में से हैं, तो तब क्या होगा? लोग जो है आपके रियल जो लीडरशिप का जो मकाम है उसे रिकॉग्नाइज करेंगे, विलिंगली जो है वो आपको फॉलो करेंगे। विलिंगली जो है जब आपको फॉलो करते हैं, अगेन ये टीम जो है उसे मजबूत बनाता है, जिससे विजन जो है वो उसके अचीवमेंट में जो है वो आसानी हो जाती है। ओके, टू अंडरस्टैंड दिस हदीस है अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि प्रॉफिट इस्लाम मेंशन अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज हेल्पिंग द सर्वेंट एज लॉन्ग एज द सर्वेंट इज हेल्पिंग हिज ब्रदर। यानी कि अल्लाह ताला जो है अपने बंदों की, अपने बंदे की तब तक मदद करता है जब तक वो अपने भाई की मदद करता है। यानी कि अपने दूसरे जो टीममेट्स है, अपने जो दूसरे मुसलमान भाई हैं, जब उसके मामलात में वो खुद जाकर मदद करता है तो अल्लाह ताला जो है उसकी मदद करता है। ओके, तो ये छोटा मामला नहीं है, ये हदीस काफी है हमारे लिए कि हम इस प्रिंसिपल को स्टडी करें कि अगर से हम किसी की मदद में आ सकते हैं तो इससे क्या होगा? अल्लाह ताला हमारी मदद में आएगा। तो ये काफी नहीं है हमारे लिए कि हम इस प्रिंसिपल को स्टडी करें? यस, ऑब्वियसली ये अपने आप में जो है बहुत ज्यादा काफी है कि अल्लाह ताला जो है हमारी मदद में आ जाए। इससे बढ़कर जो है वो क्या हो सकता है? राइट। तो अगेन अंडरस्टैंड कि हम इसको किस तरीके से प्रोफेटिक लाइफ में जो है देख सकते हैं। ओके, अगेन लेट्स गो बैक टू द शेपर्ड रूल कि जब आप कोई फ्लॉक ऑफ शीप्स को जो है हर्ट कर रहे होते हैं, तो आप ये चीज नोट करेंगे कि हर एक जो भेड़ बकरी है वो अपने आप में अलग अलग होती है।
सब भेड़, सब बकरियां जो है सबकी अलग अलग क्वालिटी होती हैं, सबकी स्ट्रेंथ होती है, सबकी वीकनेसेस होती हैं। कुछ वक्त के लिए कुछ मजबूत हो जाती हैं, कुछ वक्त के लिए कुछ कमजोर हो जाती हैं। तो एक चरवाहा होते हुए, शेफर्ड होते हुए, आपको ये इल्म होना चाहिए कि आपकी बकरियों को अलग अलग किस तरीके से ट्रीट किया जा सकता है, ताकि उन सबको एक साथ इकट्ठा रखे जो है एक रास्ते के ऊपर जो है आप बढ़ सके। राइट। तो शेफर्ड होते हुए ये चीज जरूरी होती है। सिमिलरली एक लीडर को भी ये चीज जरूरी है कि वो अपने तमाम तर टीममेट्स के लोगों के बारे में जो है वो अवेयर हो, कि तमाम तर टीममेट्स की वीकनेसेस क्या है, उनकी स्ट्रेंथ्स क्या है, उनके अंदर वो चीजें भी देखें जो वो खुद अपने अंदर चीजें नहीं देख सकते। ओके। अच्छा लीडर वो है जो अपने टीममेट्स के वीकनेसेस को हाईलाइट करे ताकि वो उसको करेक्ट कर सके। अच्छा लीडर ये नहीं कि मोटिवेट करके बस आप लोगों को जो है आप जो है काम करा रहे हैं क्योंकि मतलब आपको काम कराना है, ऐसे नहीं है। आप उनको इम्प्रूव कराएं ताकि वो भी जो है और हायर लेवल के ऊपर जाए। ये अच्छा वाला लीडर है कि आप उनके अंदर जो ब्लाइंड स्पॉट्स हैं उसको हाईलाइट करें कि यार इसके अंदर ये वीकनेसेस हैं, तो इसके अंदर ना ये चीजें करेक्ट करानी चाहिए, इम्प्रूव करानी चाहिए। और फिर उसके बाद जो उसको उसका उसका जो लेवल ऑफ प्रोग्रेस है उसको आगे बढ़ाते हुए चले जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि वो स्टैग्नेंट रह जाए। जो आज हम जो है अक्सर ये चीज जो है देखते हैं कॉर्पोरेट लाइफ में, जहाँ पर ये मामला होता है कि लोग नहीं चाहते कि लोग जो है वो आगे बढ़ें। इसीलिए वो अक्सर क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉयज को जो है वो स्टैग्नेंट करके वही जो है रिपीटेटिव टास्क करा रहे होते हैं बार बार, चाहे वो 10 साल ही क्यों ना गुजर जाए उसको। ओके। अगर से कोई रियल लीडर है जो असल में ग्रो करना चाहता है, तो उसके लिए ये प्रिंसिपल जो है बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो अपने टीममेट्स के अंदर, अपने एम्प्लॉयज के अंदर जो है वो ब्लाइंड स्पॉट, उनकी वीकनेसेस को हाईलाइट करें, उनकी स्ट्रेंथ्स को बिल्ड करें, और उनके बाद जो है उसके उसकी जो प्रोग्रेस है उसको वो आगे लेकर जाए, ना कि बस उसको वो वहीं पर स्टैग्नेट कर दे। ओके। तब जाकर जो है वो कंपनी या फिर वो ऑर्गेनाइजेशन या फिर वो टीम जो है वो ग्रो कर सकती है। वरना फिर जो है आप जो है जो ग्रो कर रहे हैं उसका जो कोलैप्स है या फिर उसका जो फॉल है बहुत करीब है। ओके। इसको आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि कोई बिल्डिंग है जो पिलर्स के ऊपर खड़ी हुई है। ओके। आप ऐसे इमेजिन करें वो बिल्डिंग जो है कंपनी है और वो पिलर जो है एम्प्लॉय है, या फिर वो बिल्डिंग जो है वो विजन है, या फिर वो जो पिलर्स हैं वो टीममेट्स। तो अगर से किसी पिलर में की कोई वीकनेस है तो आप उसको रिपेयर नहीं करेंगे, और बस आप कह रहे हैं कि इसको आप और ऊंचा करो और ऊंचा करो ताकि बिल्डिंग ऊंची होती चली जाए। तो जो नीचे क्रैक्स आए हुए हैं उस वजह से वो पिलर जो है कोलैप्स हो जाएगा एक दिन। तो पूरी बिल्डिंग ही जो है वो कोलैप्स हो जाएंगी। इसीलिए जरूरी है कि हम जो है अपने टीममेट जो वीकनेसेस हैं, ब्लाइंड स्पॉट्स हैं, उसको हम पिक करें और उसको हम इम्प्रूव करें, ताकि जो ग्रोथ है वो प्रॉपरली अचीव हो। ऐसे नहीं कि हम जो है अपने कोलैप्स की तरफ जो है या फिर अपने फॉल की तरफ जो है एक स्टेप बस क्लोज। ओके। ये वाला मामला नहीं होना चाहिए। ओके। तो लेट अस लुक कि बी ए सर्वेंट जो है वो किस तरीके से प्रॉफिट इस्लाम ने अपनी लाइफ में जो है प्रैक्टिस किया है। ओके। द बेस्ट एग्जांपल इज बैटल ऑफ ट्रेंच। कि गजवा खंदक के वक्त हम देखते थे कि प्रॉफिट इस्लाम जो है खुद लोगों के दरमियान जो है वो जाकर जो है खुद खंदक खोदा करते थे। राइट। ही यूज्ड टू डिग द ट्रेंचेस। क्यों? ताकि लोगों को ये पता चले कि प्रॉफिट इस्लाम भी जो है उन्हीं में से है। और इन टर्न क्या होता था, लोग जो है प्रॉफिट इस्लाम को और ज्यादा रिवेयर करते थे, और ज्यादा जो है उनको विलिंगली फॉलो करते थे, जब वो उनके दरमियान आकर जो है उनके साथ जो है वो काम करते। ओके। और प्रॉफिट इस्लाम ये समझते थे जिस भी बंदे की जो भी वीकनेस होती थी तो उसको वहां पर वो जाकर सॉल्व करते थे, और फिर कहते थे कि ये वाला मामला जो है इस तरीके से नहीं, इस तरीके से होना चाहिए। और थ्रू आउट प्रॉफिटिक लाइफ में हम ये चीज जो है नोट करते हैं कि सहाबा इकराम के दरमियान जो किस तरीके से प्रॉफिट इस्लाम ने उनको दुरुस्त किया है। कोई बंदा आ जाता था तो वो पूछता था कि यार रसूलुल्लाह आप मुझे कोई एडवाइस करें। तो प्रॉफिट इस्लाम उसे देख लेते थे और उसे कहते थे कि तुम्हें क्या करना चाहिए, कि तुम्हें जो है नमाज जो है अफजल वक्त में पढ़नी चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट इस्लाम जानते थे कि वो बंदा जो है मतलब नमाज जो बहुत ताखर करके, मतलब ना उसको डिले करके पढ़ता था। तो उसे ये एडवाइस करते थे कि अफजल अमल क्या है कि नमाज को जो है उसके अव्वल वक्त में पढ़ना। इसी तरीके से कोई बंदा आता था जो अपने पेरेंट्स के साथ ज्यादा मतलब ना अच्छे से बिहेव नहीं करता था, तो उसके लिए प्रॉफिट इस्लाम कहते थे इस्लाम में अफजल अमल ये है कि आप तुम अपने पेरेंट्स के साथ, अपने माँ बाप के साथ जो है उसकी सलूक करो।
ओके, तो ये हम हदीस से अलग अलग देखते हैं कि जहां पर ये क्वेश्चन आ जाता है कि इस्लाम में सबसे अफजल अमल क्या है, तो अलग अलग हदीसों में अलग अलग अमल को अफजल बताया गया है। तो इसका मतलब क्या है कि क्या क्या सारे ही अफजल अमल हैं या फिर नहीं है? अफजल अमल सारे ही हैं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट ये है कि प्रॉफिट इस्लाम जिसको वो हदीस बता रहे थे या फिर वो कमांड दे रहे थे, असल में वो बंदे की वीकनेस थी जिसको वो करेक्ट कर रहे होते। प्रॉफिट इस्लाम जानते थे लोगों को कि उनकी क्या मामलात हैं, उनकी क्या वीकनेसेस हैं, तो उसको करेक्ट करने के लिए इस तरीके का जो है अप्रोच होता था वो। अगेन जो है इसी तरीके से ये कमांड जो है या फिर ये एडवाइसेस जो है तमाम तर उम्मत के लिए कॉमन हो जाते थे। ऐसे नहीं कि बस उन्हीं के लिए जो है ये चीजें जो है लिमिट हो जाती थी। ये प्रॉफिट इस्लाम का जो है मतलब मौजूदा था वो, कि वो टाइमलेस सी चीजें जो भी एडवाइस मिलती थी सहाबा इकराम को वो उनके लिए मतलब रेस्ट्रिक्ट नहीं होती थी, बल्कि तमाम तक जितने भी लोग आने वाले हैं क़यामत तक उन सब के लिए जो है वो एज ये चीज जो है वो अप्लाई होती थी। और ये वाला जो जो मामला है थ्रू आउट प्रॉफिटिक लाइफ जो हम विटनेस करते हैं, और प्रॉफिट इस्लाम किस तरीके से लोगों के दरमियान जाकर उनके साथ मिलकर जो है काम किया करते थे। गज़वा खंदक इसका एग्जाम्पल है, मस्जिद कुबा की कंस्ट्रक्शन इसका एग्जाम्पल है, और भी इसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल जहाँ पर प्रॉफिट इस्लाम लोगों के दरमियान रहते हुए उनके साथ जो है ये मामला करते थे। ओके, तो बी ए सर्वेंट हमें किस तरीके से हेल्प करता है एक विलिंगली फॉलोड लीडर बनने के लिए? इस तरीके से कि जब हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं अपने टीममेट्स को, उनकी उनकी उन्हीं की तरह बनकर, तब हम उनके मतलब ना शूज में होते हैं और हमें जो है वो विलिंगली फॉलो कर रहे होते हैं, हमारे मतलब ना मकाम को स्टेटस को रिकॉग्नाइज कर रहे होते हैं, जिससे हम एक लव लीडर बनते हैं और हमें वो विलिंगली फॉलो कर रहे होते हैं। मतलब इसी वजह से बी ए सर्वेंट जो है उसूल या फिर प्रिंसिपल जो है बहुत बहुत ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट प्रिंसिपल। ओके, और नेक्स्ट प्रिंसिपल इज बी करेजियस। बी करेजियस, मे बी आज हम इसको कंप्लीट नहीं कर पाए, बट विल स्टार्ट इट, कि हम थोड़ा सा इसका ओवरव्यू ले लें कि बी करेजियस होने से क्या मुराद है। क्या लीडरशिप, लीडर होने के लिए विजन होना, स्ट्रेटेजी होना, और कंपैशनेट मतलब रहम वाला होना, उनके लिए सर्विस प्रोवाइडर होना, क्या इतना काफी नहीं है? तो इसका आंसर नहीं। इसके अलावा भी और भी कुछ ऐसी क्वालिटीज एक लीडर के अंदर होनी चाहिए, और हमने इन चीजों को विटनेस किया है थ्रू आउट प्रॉफिटिक लाइफ। तो इसलिए जो है करेजियस होना जो है जरूरी है, क्योंकि जब तक आप करेजियस नहीं होंगे तब तक आप लीड फ्रॉम फ्रंट नहीं करेंगे, जिस वजह से लोग आपको कभी भी फॉलो नहीं करेंगे। अगर से आपको अपने अपनी टीम को आपको फॉलो कराना है, तो हर वक्त आपको आगे से लीड करना होगा, तब जाकर आपकी टीम जो है वो आपको फॉलो करेगी, आपके ऑर्डर्स को जो है फॉलो करेगी। ओके, टू बिगिन विथ, बी करेजियस। क्या है बी करेजियस? लेट अस रीड द कोड। What can my enemies do to me? My paradise is in my heart. It is with me wherever I go. To imprison me is to provide me with seclusion. To send me into exile is to send me away in the path of Allah. To kill me is to make me a martyr. ये कोट है बेसिकली शेख इब्न तैमिया का। शेख इब्न तैमिया वन ऑफ दी मतलब ना एक बहुत जबरदस्त क्लासिकल स्कॉलर गुजरे हैं हमारी इस्लामिक हिस्ट्री में। तो उनके बहुत सारे मतलब ना वर्क्स हैं इस्लाम के लिए, उन्हीं में से मतलब ना एक कोट है जो मतलब तारीख के मतलब जब तक दुनिया रहेगी तब तक इसको रिमेम्बर किया जाएगा, उतना जबरदस्त कोट है। उन्होंने क्या कहा कि मेरे दुश्मन मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं, मेरे दुश्मन मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं, जबकि मैं मेरी जन्नत जो है मेरे दिल के अंदर लेकर घूम रहा हूँ। मेरी जन्नत में मेरे दिल के अंदर लेकर घूम रहा हूँ, जहां भी मैं जाता हूँ तो वो मेरे साथ होती है। अगर से ये मुझे इम्प्रिजन कर देंगे, जेल के अंदर फेंक देंगे, तो इसका मतलब ये है कि ये मुझे जो है सेक्ल्यूट कर रहे हैं, जहां पर मैं अपने रब की जो है अकेले में इबादत करूंगा, उसकी बड़ाई करूंगा, उसके जिक्र में जो है मैं इन्वॉल्व हो जाऊंगा। सेक्ल्यूशन वाली इबादत, जहां पर बंदा जो है सिर्फ अपने रब के साथ जो है कनेक्ट होता है और उसकी इबादत में जो है वो इन्वॉल्व रहता है। तो अगर से मुझे इम्प्रिजन करेंगे, मैं सेक्ल्यूट होकर अपने रब की इबादत करूंगा, ये भी मेरे लिए फायदा है, इसमें भी मेरी जन्नत ही जन्नत है। अगर से ये मुझे एग्जाइल करेंगे, यानी कि ये मुझे इस इलाके से निकाल कर दूसरे इलाके में फेंक देंगे, तब इसका मतलब ये है कि मैं मेरे रब की राह में जो हिजरत कर रहा हूँ। ओके, इसमें भी मेरे लिए जन्नत है। हिजरत करना अफजल तरीन जो है वो अमल है इस्लाम के अंदर।
तो जब कोई अगर से एग्जाइल कर देंगे उसे, तब भी जाकर जो है उनके लिए वो जन्नत है, क्योंकि वो अल्लाह ताला की राह में हिजरत कर रहे हो। और सबसे आखिर चीज या फिर सबसे बदतरीन चीज क्या हो सकती है एक इंसान के साथ, कि उसको मार दिया जाए, उसको मार दिया जाए। एक इंसान के लिए तो ये नुकसान है कि उसके लिए मार दिया जाए, लेकिन एक मुसलमान के लिए उसके लिए एक फायदा ही फायदा है अगर से उसको मार दिया जाए, उसके दीन के खातिर, उसके रब के खातिर। राइट। मुसलमान के लिए जो है ये विन विन सिचुएशन है। अगर से उसको पता मिलती है तो जो है वो गाजी बनता है, अल्लाह ताला के पास जो है वो उसके लिए बहुत सारे इनामात होते हैं। अगर से उसको मार दिया जाता है तब वो शहीद बनता है, उसके लिए भी मतलब ना और ज्यादा अफजल तरीन इनामात जो उसके लिए रखे गए हैं। तो मुसलमान के लिए विन विन सिचुएशन है, अगर से मार दिया जाए तो भी शहीद हूँ, तो उसमें भी जो है मेरे लिए जन्नत ही जन्नत है। तो कितना जबरदस्त कोट है। ये इससे क्या बताना चाह रहे हैं कि मुसलमान को कभी डरना नहीं चाहिए, उसको करेजियस होना चाहिए, उसके अंदर जो है वो बहादुरी, वो हिम्मत, जो है वो जज्बा है, वो जोश जो है वो हर हमेशा उसके अंदर जो है वो होना ही चाहिए। वरना फिर वो इफेक्टिवली लोगों को कभी भी लीड नहीं कर सकता, या फिर वो एग्जाम्पल सेट नहीं कर सकता जब तक उसके अंदर करेज ना हो। ओके। तो सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट जो मिथ आ जाती है सोसाइटी के अंदर कि करेज क्या है, कि हम क्या समझते हैं कि करेज क्या है। ओके। और उसके बाद हम डिस्कस करें कि करेज जो है वो किस तरीके से डेवलप किया जाता है। क्या सिर्फ लेक्चर में लेक्चर दे देने से करेज आ जाता है? क्या मैं जो अब लेक्चर आपको दे रहा हूँ इसका मतलब ये है कि सबसे ज्यादा करेजियस हूं मैं? क्या इसका मतलब ये है? नहीं। तो इस तरीके से मामला नहीं काम करते। तो किस तरीके से एग्जैक्टली वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लाइफ में करेज को डिफाइन किया है, प्रैक्टिस किया है, और सहाबा इकराम में हमें किस तरीके से इसके एग्जाम्पल्स मिलते हैं, उन सब को जब हम स्टडी करते हैं तब हमें पता चलता है कि करेज का असल मतलब क्या है। ओके। तो आज हम देखेंगे पहले कि करेज असल में है क्या। सबसे पहला सोसाइटी में ये मिथ है कि करेज वो है जो लोग जो है मतलब ना अ, बहादुरी जज्बे से जो है लोगों के सामने पेश आ रहे होते हैं। यानी कि फॉर एग्जाम्पल कोई चोर है या फिर कोई गुंडा है, ओके, कोई मतलब ना एक मतलब ना नेगेटिव पर्सनैलिटी है किसी बंदे की, वो बहुत बहादुर है। बहादुर का मतलब क्या है? वो लोगों को डराता है, डराकर धमकाकर उनसे पैसे वसूल करता है, डराकर धमकाकर उनसे उनको लूट लेता है, डराकर धमकाकर जो है उनसे मतलब ऐसे ऐसे काम कराता है जो लोग जो है कभी भी करना ना चाहे। तो लोग क्या समझते हैं? बहुत बहादुर बंदा है, बहुत बहादुर है, इसके अंदर करेज है, क्योंकि लोग जो ऐसे डरते हैं। ओके। और हम ऐसे भी लोगों को बहादुर समझते हैं जो अपने बिहेवियर में बहुत ज्यादा रफ एंड टफ होते हैं, कि लोगों के साथ जो उनको उनको ना बात करने की तमीज नहीं होती। तो हम समझते हैं कि बहुत बहादुर बंदा है ये, लोगों के साथ टफ टफ मतलब ना स्टैंड लेकर ना बात करता है, बहुत रफनेस के साथ उनको डील कर रहा है। तो इस वजह से हम समझते हैं कि ये बंदा जो है बहुत बहादुर होगा, इस वजह से इसका मतलब ना बिहेवियर ऐसे है। तो ये दोनों ही मतलब ना गलत चीजें हैं। प्रोफेटिक लाइफ में कभी भी इस चीज को करेज नहीं कहा गया। प्रोफेटिक लाइफ में कभी भी इस चीज को करेज नहीं कहा गया। लोगों को आप डराते हैं, धमकाते हैं, लोग आपसे डर जाते हैं, मतलब धमका कर उनको लूट लेते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं, मतलब कई कई तरह के ना बस नेगेटिव काम ही कर रहे होते हैं। मतलब इसका मतलब ये बस लोग समझते हैं कि आपसे लोग डरते हैं, इस वजह से आप ये काम कर रहे होते हैं। तो ये असल में करेज। ओके। तो ये ऐसा जो है बिल्कुल भी नहीं है। प्रोफेटिक जो करेज करेज की डेफिनेशन है वो ये है कि जो हक है उसको मान लेना, सबसे पहली चीज। जो हक है उसको मान लेना, और उसके ऊपर डट जाना, और उसके ऊपर डट जाना, और सबसे पहला इंसान बनना उस हक को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको एस्टैब्लिश करने के लिए। यह है प्रॉफिटिक लाइफ की करेज की डेफिनेशन। ओके। अगेन सोचिए आप, प्रॉफिटिक करेज की डेफिनेशन क्या है और आज लोगों के दरमियान हम क्या करेज समझते हैं। और कि कोई लोगों को डरा कर धमका कर उनके साथ मतलब ऐसे मामला करके तो हम समझते हैं कि बहुत बहादुर बंदा है। ओके। या फिर कोई बेवकूफी में किसी के साथ मतलब ना लड़ाई करने के लिए चला जाता है, छोटे छोटे मामला में उलझ जाता है। ओके। तो हम समझते हैं कि बहुत बहादुर इंसान है। छोटा मामला है, कोई सामने से आकर किसी को गाड़ी में टक्कर मार दी, तो बंदा जाकर उससे लड़ पड़ता है, तो हम समझते हैं कि बहुत बहादुर बंदा हो। तो ये क्या ये सारी चीजें करेज करेज में आती हैं? नहीं, बिल्कुल भी। इसको बेवकूफी कहते हैं। ये नुकसान ही नुकसान है एक इंसान के लिए, एक मुसलमान के लिए नुकसान है इसके अंदर। करेज सिर्फ तब आएगा जब कोई बंदा जो है हक को माने। हक क्या होता है? हक जो है माइनॉरिटी होती है असल में। ओके।
तो माइनॉरिटी होना सबसे पहली चीज जो है अपने आप में एक सबसे बड़ी करेज है, कि हम लोगों को, जो लोग जो है एक बहते हुए पानी के साथ बह रहे हैं, उनसे हटकर हम कह रहे हैं कि पानी के वो फ्लो के खिलाफ हम जो है चलेंगे। हम लोगों से हटकर अपने आप को एक माइनॉरिटी कंसिडर करते हैं, हम अपने आप को स्ट्रेंजर कंसिडर करते हैं, हम हक को एक्सेप्ट करते हैं। ये सबसे पहले जो है करेज की जो है पहला जो एस्पेक्ट है उसको फुलफिल करता है। ओके। दूसरा, उसके ऊपर डट जाना, कि जो चाहे मर्जी आपके साथ हो जाए, आपको वो जो चाहे मर्जी कर ले वो। सबसे पहली चीज वो आपको बंद कर दें, दूसरी चीज आपके ऊपर वो टॉर्चर करें, तीसरी चीज वो आपको एग्जाइल कर दें, और सबसे आखिर में हो क्या सकता है इनकी लास्ट में जो है एक इंसान को बस मारा ही जा सकता है, कि वो जान से मार दिया। तो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप अपनी जो हक जिस चीज को मानते हैं उसको आप छोड़ नहीं रहे, आप उसके ऊपर डट चुके हैं। वो है करेज का दूसरा एस्पेक्ट पूरा होना। तीसरा, जो अब जब आप किसी चीज को हक मान चुके हैं, आप उसके ऊपर डटे हुए हैं, तो अब उसको एक्ट करना, कि अब उसको किस तरीके से इनटू एक्ट इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, स्टैब्लिश किया जा सकता है। तो ये करना जो है करेज को कम्प्लीटली जो है फुलफिल करता है। जब तक ये नहीं करता बंदा, तब तक हम नहीं कहेंगे कि वो करेजियस है। करेजियस सिर्फ वो बंदा है जो हक को मानता है, उसके ऊपर डट जाता है, और उसको कायम करने के लिए अपनी पूरी लाइफ लगा देता है। ये है असल में करेज करेज वाला बंदा। ओके। तो आई होप कि मतलब ना यहाँ पर हम आज की सेशन को स्टॉप करेंगे विद द डेफिनेशन ऑफ करेज। तो ये आपके लिए एक क्वेश्चन मैं छोड़कर जा रहा हूँ, कि जब हम बात कर रहे हैं कि करेज क्या है और किस तरीके से मतलब ना वो होता है, तो उसके बाद दूसरी चीज आ जाती है कि किस तरीके से हम करेजियस बन सकते हैं। सबसे पहला ये सवाल आता है ना, और सबसे मतलब ना नीडेड क्वेश्चन है कि बात तो सब करते हैं कि करेज मतलब होना चाहिए, लेकिन करेजियस बना कैसे जाए, इसकी बात मतलब ना बहुत कम की जाती है। तो उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, कि किस तरीके से जो है करेजियस बना जाता है, और फिर प्रॉफेट इस्लाम ने अपनी लाइफ में ना उसको किस तरीके से प्रैक्टिस किया था, और सहाबा इकराम के दरमियान जो है किस तरीके से चीज जो है अपनी पीक पर थी। ओके। क्यों वो मतलब ना लोग अपने आप को जो है वो अपना सुपीरियर जो है वो समझते थे, जिस तरीके से आज अमेरिकन जो अपने आप को समझते हैं, क्योंकि वो सुपर पावर है दुनिया की, तो उनकी जो मिलिट्री हो या फिर कोई भी उनका सिटीजन हो, वो अपने आप को बहुत ज्यादा मतलब ना सुपीरियर समझता है। उसके अंदर जो करेज है वो बहुत ज्यादा टॉप होता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए ये चीज हक है कि वो सुपर पावर है, और उसके ऊपर वो डटा हुआ है कि वो सुपर पावर को बिलोंग करता है वो, और वो उस चीज को इम्प्लीमेंट भी कर रहा है। और इस वजह से मतलब हम उनको देखते हैं कि वो सुपीरियरली जो है लोगों को लीड कर रहे होते तमाम तर दुनिया के अंदर। अब ये वाला मामला जो है मुसलमानों के साथ भी था। जब हम जो है ये इस मामले जब करेजियस थे, तब हम भी जो है सुपीरियरली जो है तमाम तर दुनिया को जो है इसी तरीके से रूल कर रहे थे। तो एक ऐसे मामला हुआ था सहाबा इकराम के साथ, और तमाम तर ग्लोब में जो है मुसलमान जब रूल कर रहे थे, तो उन सब के अंदर जो है मामला कैसे मतलब आया था, तो उन चीज़ों को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। फॉर नाउ विल स्टॉप हियर। बारकल्लाहु फीकुम। इंशाल्लाह नाउ विल टेक क्वेश्चंस। इंशाल्लाह मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस अगर से आप लोग कंपैशनेट, बी कंपैशन बी कंपैशनेट एंड सम बी ए सर्वेंट, उससे ज्यादा सवाल करेंगे, दैट वुड बी मोर बेटर, बिकॉज करेजियस को हम जो है बी करेजियस को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। भाई शादिया क्या हैंड रेज़ से पूछ, इनका क्या सवाल है? जी शादिया। जी, अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। वालेकुम सलाम। मुबारक भाई, जो कंपैशनेट और एम्पैथी की जो बात कही, तो चलें मान ली लीडरशिप पोजीशन पे कोई ऐसा शख्स है जो कंपैशनेट है, वो एम्पैथेटिक है, वो समझता है सिचुएशंस, किसी के साथ क्या है, अपने साथ के टीम मेंबर से किसी का। बट डोंट यू थिंक कि मतलब फिर आजकल ऐसा नहीं होता कि लोग उसको बोलेंगे अरे ये तो बेवकूफ है, मतलब इसको कुछ भी बहाना मार दे मान जाएगा, ये समझ जाएगा, या फिर उसका फायदा उठा लेंगे। आई मीन आजकल जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे भी मुनाफिक थे। आई एम नॉट सेइंग पीपल आर मुनाफिक हेयर वाला, मतलब मैं ये बता रही हूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे डील कर लेते थे, ठीक है। बट हम लोग की तो भी मतलब
हिकमा वाइज, और वैसे हम लोग उतने वाइज नहीं हैं, तो हाउ वी कैन मतलब नो कि मतलब इर्रेस्पेक्टिव एम्पैथेटिक होना है या मिसयूज ना हो जाए, या यही तो सबको एक वो रहता है ना, और लोग करते भी हैं। आई मीन अगर कोई एम्पैथेटिक है, कोई उससे बोलेगा कि आप मुझे इतना उधार दो, वो सबको देता ही रहता है। एट द एंड टाइम ऐसा आता है ना कि उसको फिर लोग वापस पलट के उसका पैसा नहीं देते वापस। ठीक है, हम्म, तो यहाँ पे फिर वो क्या करेगा, मतलब वो एम्पैथेटिक होकर वो चीजों को समझे, या फिर मतलब क्या डिसीजंस कैसे ले। और लीडरशिप पोजीशन पे तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि एक के लिए एम्पैथेटिक हो आप, तो दूसरा बंदा जो रियल में काम कर रहा होगा वो बोलेगा कि यार ये तो झूठे बहाने लगा के इस तरह से करता है, उसको एम्पैथी मिल जाती है, और हम यहाँ एक्चुअल में जेन्यून काम कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, तो फिर वहां पे भी तो क्लैशेस होने का डर होता है। आई गेट यू, आई गेट यू। आप ही के क्वेश्चन के साथ ना थोड़ा सा मैच कर रहा है तरन्नुम का क्वेश्चन चैट में। ये उनका कहना है कि कंपैशन और एम्पैथी की क्या कोई प्रॉफिटिक लिमिट है, ये उनका सवाल है। ओके, आई थिंक ना ये ज्यादा मतलब ना आपके क्वेश्चन के साथ कोलैब कर रहे हैं, राइट? यस यस यस, इसकी कोई प्रॉफिटिक ओके, लिमिट है, एग्जैक्टली, पीपल कैन मिस यूज इट, यस। यस यस, ऑब्वियसली ऑब्वियसली। ओके, तो बेस्ट इसका मतलब ना जो आंसर है अगेन प्रॉफिटिक लाइफ से ही मिल सकता है। ओके, एज यू हैव मेंशन कि मुनाफिकीन भी थे जो प्रॉफिट इस्लाम को हर वक्त जो कोई ना कोई बहाना दे देते थे, तो प्रॉफिट इस्लाम क्या करते थे, उनको एक्सक्यूज भी कर देते थे कि इन्होंने बहाना दे दिया है तो अब इनको एक्सक्यूज भी कर लिया हमने। अब इस्लाम की मतलब ना पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें कि जब कोई बंदा जो है एक्सक्यूज देता है, तो असल में लॉस किसका हो रहा होता है? लॉस जो है वो खुद उस बंदे का हो रहा था जो एक्सक्यूज दे रहा होता है, राइट? तो उस वक्त जो भी बंदा मतलब ना अपने आप को एक्सक्यूज कर रहा होता है, उसने अपनी प्रोग्रेस के ऊपर लिमिट लगा दी है। तो इन टर्म जो है उसकी उसका ही मतलब ना पूरा पूरा लॉस हो रहा है। तो आज अगर हम कॉन्टेम्प्रेरी लेवल के ऊपर इस चीज को देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास एक टीम है, तो कोई ऐसे मतलब ना लेजी लोग हैं जो हर वक्त बस एक्सक्यूजेस देकर जो है वो बचकर जाना चाहते हैं। तो एक लीडर को क्या मतलब कंपैशनेट होते हुए क्या उनको एक्सक्यूज कर देना चाहिए? मे बी वो एक बार दो दफा मतलब ना वो उसको उनको एक्सक्यूज कर देता है। ओके, तो अब उसको एक चीज मतलब ना एहसास हो गई कि ये वाले बंदे ऐसे हैं जो असल में इस विजन को जो है फॉलो करने के लिए या फिर इस विजन को अचीव करने के लिए इस टीम का हिस्सा हो नहीं सकते, क्योंकि इनको विजन के अंदर जो क्लैरिटी नहीं है पहले। इस वजह से जो है असल में ये एक्सक्यूजेस दे रहे हैं। अगर से विजन में क्लैरिटी होती तो एक्सक्यूजेस ना देते। ओके, पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, जहां पर बैलेंस बनाने की बात आती है कि जब आप किसी के साथ एम्पथाइज कर रहे होते हैं और दूसरे को नुकसान हो रहा होता है, तो इससे आप चीज ये समझ सकते हैं कि आपने एक दफा ये करके देख लिया, तो दूसरी जगह के ऊपर जो है आपको नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पर आप वो वाली हदीस अप्लाई करेंगे जहां पर प्रॉफिट इस्लाम ने ये इरशाद फरमाया कि एक मोमिन जो है दो दफा एक ही मतलब ना होल से डसा नहीं जा सकता, राइट? सो वी मेक इट वेरी क्लियर कि जब कोई नुकसान हो रहा होता है, पहली दफा हमने करके देख लिया, तो दूसरी दफा हम उसको बैलेंस करने के लिए हम अगली दफा देखेंगे कि क्या हमने जो प्रॉपर जो है कॉन्टेक्ट के हिसाब से डिसीजन लेना होता है। ओके, और प्रॉफिटिक कंपैशन की या फिर एम्पैथी की कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि ये चीज जो प्रॉफिट के साथ खास है बहुत ज्यादा, कि प्रॉफिट इस्लाम बहुत ही ज्यादा कंपैशनेट है और बहुत ही ज्यादा जो है एम्पैथेटिक है। मे भी दूसरे इंसानों के साथ ये मामला हो सकता है। क्यों? क्यों ये मामला हो सकता है? क्योंकि समांतर लोग जो है प्रॉफिट इस्लाम कैरेक्टर को मुकम्मली मतलब ना फॉलो नहीं कर सकते ना, तो लोगों के साथ ये मामला हो सकता है अगेन। बट वी एम टू प्रैक्टिस, ओके, कि उस लेवल के ऊपर हम जो है लोगों के साथ ये वाला मामला प्रैक्टिस कर सके। अब अगेन थोड़ा सा और आगे चले हम, तो क्योंकि हम लीडरशिप का मॉड्यूल को जो हम ऐसे कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस कर रहे हैं, अब मैं इससे मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी कि लीडरशिप की जो मॉड्यूल है वो किसी दूसरे लेवल के ऊपर अप्लाई नहीं होती। ये हर लेवल के ऊपर, हर जगहों के ऊपर, हर एरा में जो है अप्लाई होता है ये वाला मॉडल, प्रॉफिटिक लीडरशिप का मॉडल। लेकिन रिलीजियस पर्सपेक्टिव से अगर से हम देखेंगे थोड़ा सा, तो वहां पर जरूरी भी हो जाता है। ओके, कॉन्टेम्परेरी टाइम की बात कर रहा हूँ, जहां पर हम ये एस्पायर करते हैं कि लोग मतलब हम चेंज लाना चाहते हैं। वहां पर सबसे बड़ा मसला क्या है कि लोग जो है मतलब कहीं पर भी कंसिस्टेंट नहीं होते। उनके खुद के मामले इतने ज्यादा बिगड़े हुए होते हैं कि जिस वजह से वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते, इवन दो कि हमें ये पता है कि उनकी नीयत जो है बहुत दुरुस्त है। अब यहाँ पर जो है हमें जो है ऑब्वियसली प्रॉफिटिक मतलब जो लिमिट है या फिर लिमिटलेस कंपैशन है, उसको शो करना ही पड़ेगा। वहां पर हम उनके साथ एम्फसाइज जो है हम करना ही पड़ेगा हमें।
कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम उनको चांस दें और फिर उनको सबको जो है जितना अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। मे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ब्लेस यू। ओके, तो हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हम उनके साथ कंपैशन और एम्पैथी जो है प्रैक्टिस करें, ताकि जो है वो हमारे साथ जो है एटलीस्ट कनेक्टेड रहें। कोई ऐसा तो टाइम ज़रूर आएगा जहाँ पर उनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो सबसे जो है ज़्यादा हो सकती है। ओके, दैट हैज़ टू बी रिमूव्ड। क्लैरिटी मिली आपको शाज़िया, तरन्नुम? जी जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू अबीरा। मैम, आप कहाँ हैं मैम? कल 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 मिलते हैं। सो जाओ, अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है, और कोई सवाल किसी का? चैट में है एक और क्वेश्चन मुबारक भाई। सेंस ऑफ एम्पैथी कैसे लाएं अपने अंदर? पहले तो आपको एम्पैथी क्या है, अगर से वो क्लियर हो गया आपको, तब जाकर आप सेंस ऑफ एम्पैथी जो है अपने अंदर जो है वो बिल्ड कर सकते हैं। दैट इज समथिंग ना, मतलब हम अक्सर जो है मिस कर देते हैं ये वाली चीज़ें। ओके, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि इस्लाम को अल्लाह ताला ने मतलब ना रहबानियत का मजहब नहीं बनाया, रहबानियत का मजहब नहीं बनाया, यानी कि आप अपने आप को सेक्लूट करके अपनी प्राइवेट लाइफ में इस्लाम को जो है प्रैक्टिस नहीं कर सकते, या फिर आप किसी गार में चले गए, किसी जंगल में चले गए जहाँ पर आप अकेले होकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, नहीं ना। तो आप जब लोगों के दरमियान होते हैं, यू कम्युनिकेट विद देम, जब आप उनसे कम्युनिकेट करते हैं, आप उनके साथ जो है मामलात जो है शेयर करते हैं, व्हेन यू शेयर द विजन, तो तमाम तर मतलब ऐसे बहुत सारे चीजें हैं, जब आप ओपन होते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, यू मिंगल विद देम, दैट इज व्हेन कि आप जो है लोगों के, जब आप उन लोगों की चीजों को समझना शुरू करते हैं, तब जाकर ना एक सेंस ऑफ एम्पैथी जो है वो अपने आप बिल्ड होती है। ये ऑर्गेनिक है, ऐसे नहीं कि किसी इंसान के अंदर ये कम होती है, किसी इंसान के अंदर जो है ज्यादा होती है। एम्पैथी जो है वो ऑर्गेनिक है। ऐसे नहीं कि मतलब ना जब आप किसी मुसीबत में हो तो आप खुद से चाह रहे होते हैं कि कोई आपके साथ एम्पैथाइज करे, राइट। तो आगे वाला बंदा भी जो है ये, जब कोई मुसीबत में होगा तो वो आपसे ये एक्सपेक्ट करेगा कि आप उसके साथ एम्पैथाइज करें। तो ये ऑर्गेनिक मामला है, ऐसे नहीं कि कोई मतलब ना कोई चीज इसको आप प्रैक्टिस करके मतलब ना आपको आ जाएगी। आप जब चीजों के साथ में मतलब अवेयर होते हैं, ओपन होते हैं, तो ये अपने आप जो अंदर से प्रैक्टिस होना शुरू होती है। और बीइंग अ गर्ल और वुमेन जो है आपके लिए तो और ज्यादा आसान है, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपके साथ तो मामला ही अलग रखा है। वुमेन्स को मतलब जो उनका इमोशनल कोशेंट है थोड़ा सा हाई है इन कम्पेयर टू मेन, जिस वजह से आपकी जो एम्पैथी और कंपैशन है वो और ज्यादा मतलब ना बढ़ जाती है और ज्यादा। जब मैं एक एडवाइस मैं आपको ये दे सकता हूँ, कोई भी लोग जो हैं जब वो मुश्किल में होंगे तो उनकी हेल्प करना बस शुरू कर दें। मुश्किल लोगों की हेल्प करना शुरू कर दें, मुश्किल लोगों की प्रॉब्लम्स को आप जो है सुनना शुरू कर दें, उनको बस उनकी स्टोरी सुनना शुरू कर दें आप। तो आपके अंदर खुद जो है ये चीज जो है बिल्ड होना जो है शुरू हो जाएगी। अगेन, बिल्ड होने से मुराद ये है कि आपके अंदर आएगी नहीं, प्रेजेंट जो है असल में वो जो है बिल्ड होगी। ओके, क्लियर है आपको? मुबारक भाई, देखिए चार्ट में भी क्वेश्चन है तरन्नुम का, आप उसको देख लीजिए, और सभा का भी है। तो क्वेश्चन को तो आंसर कर। नहीं नहीं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन आया है। Okay, okay. Next question. To be like a servant or serve. My question. Organized group of people who may be contenders for leadership in law of power may misuse you politically or in case of a women leader. थोड़ा सा इसको और एलैबोरेट करें तरन्नुम, कि आपने क्या असल में इससे कहना चाह रहे हैं।
और अस्मा, तब तक तरन्नुम चैट में टाइप करती हैं, तब तक ऐड करेंगे तो पूछेंगे। अभी सबान सारी का भी तो एक क्वेश्चन है, हाउ टू लुक हम्बलनेस एंड सेल्फ सफिशिएंट। हाउ टू लुक हम्बलनेस एंड सेल्फ सफिशिएंट, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, मतलब क्या पूछना चाह रहे हैं? हम्बलनेस, सेल्फ अस्सलाम सफिशिएंट। वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है? वालेकुम सलाम, यस सर, हमारी आवाज। आई एम सॉरी, मैंने आपको इंटरप्ट किया। सी व्हाट आई मेंट वाज नाउअडेज रियल इस्लाम के नाम में वी हैव अ लॉट ऑफ ग्रुप्स हु आर लाइक पावर ब्रोकर्स। तो अगर जेन्युइन कोई लीडर है या न्यू लीडर है, यंग लीडर है फॉर इंस्टेंस, बहुत उनको एक्सपीरियंस नहीं है, या वुमन लीडर है, वी कैन हैव मेनी ब्रैकेट्स इन दिस कैटेगरी। सो यू नो, इन द नेम ऑफ सर्विस यू कैन बी यूज्ड एज अ स्केपगोट। जैसे कि अगर लॉन्ग टर्म, फॉर इंस्टेंस लाइक साहिल भाई आल्सो टॉक्स अबाउट बीइंग पॉलिटिकली एक्टिव, अब मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ। और कोई लीडरशिप का प्रोफेटिक जो सैंपल है उसको स्टडी करके यंग लीडर्स या ग्रुप ऑफ लीडर्स, बच्चे जो हैं, यंग बच्चे, वो दे फोरे इनटू द पॉलिटिक्स। ठीक है, ओके, नाउ यू हैव बिग टाइम players in the market who have been doing this for generations, or like who are very well versed in the game. So, and each one of us knows politics is a very dirty game, but the only way to establishment of deen is also politics. So we've had history of hypocrites. So this particular point, जो service वाला जो point है ना, you know, so like you are into the service mode, ठीक है, कि एज अ लीडर, जैसे प्रॉफिट अल इस्लाम या जो भी दीगर उसके बाद सहाबा इकराम थे, ओवर इन पावर, so their motive was actually establishment and maintenance of deen. ठीक है, but we see when we study सीरा in detail, तो we see कि या तो पॉलिसीज को, जो डिस्टेंट एरियाज थे जहाँ पर बहुत अच्छे से रीच नहीं थी, या फिर आज की डेट में भी वी हैव ऑलरेडी बहुत बिगड़ा हुआ माहौल है हमारे पास। तो अब अगर हमारा लीडर, यंग लीडर वहाँ खड़ा होता है और सर्विस के नाम में मिसयूज हो सकता है, कि कोई फॉल्स पॉलिसी, गलत पॉलिसी या मिसकंस्ट्रूड पॉलिसी सर्विस के नाम में फ्लोट कर दी जाती है, तो ऐसे केस में फिर क्या, व्हाट इज द कोर्स ऑफ एक्शन, प्रॉफिटिक कोर्स ऑफ एक्शन? या वुमन लीडर है, ठीक है, सर्विस के नाम में कुछ भी कोई भी गलत चीज से उनकी बदनामी कर सकते हैं, या फिर अच्छी पॉलिसी को या अच्छे एक प्रोजेक्ट को गलत तरह से फ्लोट करके दिखाया जा सकता है। इट्स डन इन द वेरी गुड लाइट, बट द वे इट इज बीइंग प्रोपेगेटेड इज रॉन्ग। सही चीज का गलत इस्तेमाल। जैसे कि फॉर इंस्टेंस इफ वी से वी आर गोइंग टू ओपन एन इस्लामिक स्कूल जहाँ हम दुनिया की और दीन की पढ़ाई भी करेंगे, बट वी ऑलरेडी हैव दिस नैरेटिव बिल्ट अप कि मदरसा मींस वो ही एक एक्सट्रीमिस्ट पढ़ाई एंड तो ये एक दीनी काम है। तो हम हमारे मुस्लिम भाइयों को ही इसके लिए कन्विंस नहीं कर पाएंगे, दो इट इज, मतलब बिना एक्सपीरियंस के, बिना 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 रियलाइज किए हुए या बिना उस प्रोजेक्ट को एक चांस दिए हुए भी थिंग्स कैन गो टू द एक्सट्रीम एंड दिस कैन एक्चुअली टर्न आउट। फॉर इंस्टेंस अगर कोई जगह है जहाँ वाकई ऐसा कोई एफर्ट किया जाए, तो ये एज अ कैंपेन, मतलब दिस विल बी द डिफॉल्टिंग कैंपेन, कि हाँ, ये कैंपेन के नाम पे अगर ये होगा ना, तो वो ही नेगेटिव में बैठ जाएगा। तो इसको पॉलिटिकली कैसे, मतलब कोई इसकी लिमिट है या उसके कोई गाइडलाइंस हैं, इसकी कोई सर्विस की, या मतलब हाउ टू ड्रॉ दैट लाइन? ये मेरे पिछले सवाल से मिलता जुलता है कि एम्पैथी और कंपैशन की एक ड्रॉ द लाइन। उसी तरह से इसमें भी फिर लीडरशिप की हमारी जो पॉपुलर कॉनोटेशन वो यही है कि वो डोमिनेंट फिगर होता है, खुद नहीं करता है, करवाता है, यू नो, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। सर आपने चीजें तो बहुत सारी मतलब आपने क्वेश्चन में पुट की हैं, अगर से हम थोड़ा सा ब्रेक ब्रेक करके उसको ना आंसर करेंगे तो ज्यादा बेहतर उसका आंसर हो सकता है। बट आई विल ट्राई कि मतलब ना मैंने जितना मैंने समझा है उतना उस हिसाब से मैं आपको आंसर दे सकूं।
Okay, maybe some other time we can discuss in detail. ओके जी ओके, तो मैं आपके ना जो क्वेश्चन को समझाऊं, पहले तो चीज ये है कि हम पहले ये डिस्टिंग्विशन कर लेते हैं कि डर्टी पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स, मतलब ना ये मतलब पॉलिटिक्स हर हमेशा डर्टी नहीं होती, और जो डर्टी पॉलिटिक्स है सिर्फ वो पॉलिटिक्स नहीं होती। लाइक पहले तो ये चीज हमें क्लियर करना होगा ना, यू गेट दैट? तरन्नुम? जी जी आई लॉस्ट योर वॉइस आई एम लिसनिंग ओके, मैंने ये कहा था कि पहले ये डिस्टिंग्विशन करना होगा हमें कि डर्टी पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स दो अलग अलग चीजें हैं। कि हर जो पॉलिटिक्स है वो डर्टी नहीं होती, हर जो डर्टी पॉलिटिक्स है वो सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है, उसके अलावा भी है। ओके, तो अगर से इस चीज के ऊपर हम ये डिस्टिंग्विशन कर लेते हैं तो उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। ओके, तो पॉलिटिक्स मतलब एक डर्टी गेम नहीं है। इस्लाम जब पॉलिटिक्स की बात करता है, इट स्पीक्स इन इट्स प्योर एसेंस, कि जो इसकी एसेंस है असल में पॉलिटिक्स की, वो उसकी बात कर रहा होता है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में जब हम बात करते हैं कि एक लीडर को जो है सर्विस ओरिएंटेड होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या है कि लीडर्स को जब सर्विस ओरिएंटेड होना होता है, तो उसको सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो अपने टीममेट्स या फिर अपने जो ग्रुपमेट्स हैं या फिर लेट्स से रियाया हैं, उनकी जो वो मेन वीकनेसेस हैं उसको वो रिमूव करें, उनकी प्रोग्रेस का ख्याल रखें। ये है मतलब असल में सर्विस ओरिएंटेड होने का सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, उनके साथ एक उन मिनट आई जस्ट मेरे को एग्जांपल याद आ गया आपकी बात से अब आई गेट यू आई टोटली अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स इज ऑलवेज नॉट डर्टी एंड दोनों में डिस्टिंक्शन है बिल्कुल तुरंत आपकी बात पूरी समझ में आ गई व्हेन आई एम टेकिंग दिस कोर्स और व्हेन आई एम रीडिंग सीरा तो मेरे आइडिया मेरे दिमाग में हमेशा इंडिया और इंडियन सिनारियो या मेरा स्टेट का सिनारियो रहता है जहाँ हम रह रहे हैं आई आई अंडरस्टैंड इस्लाम ग्लोबली बट आई एम थिंकिंग अबाउट अभी जो मेरे पास ग्राउंड है वहाँ so we had one leader in UP who was recently मतलब planned government political murder था मुख्तार अंसारी का now if you take the verbatim of the local people he was a leader he had been practicing politics at मतलब parliamentary politics and local leadership पर उसको गून का नाम दे दिया गया he was popularized as the गुंडा candidate obviously that factor must have been there because when you are in power so you have to execute yourself both ways अगर आप उनकी डेथ पर जो लोकल जो लोग थे वहां के जो उनके टच में थे डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनको पूछा तो द पॉपुलर वर्बेटम वाज ही वाज वेरी हेल्पफुल हम उनके पास जाते थे कोई भी काम लेकर के तो ही वाज ऑलवेज सर्विंग अस ठीक है मतलब हमारा सब काम करते थे और दिस इज रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड रिलीजन आई सॉ दोज इंटरेक्शंस एंड इंटरव्यूज बट अब मैं वही कह रही हूँ उन्होंने सर्विस किया बट प्रोजेक्शन जो था उनका लार्जर प्रोजेक्शन इवन फ्रॉम द मुस्लिम काउंटर पार्ट्स वो नोबडी हिट ऑन द फैक्टर कि भाई गुंडा नहीं था लीडर था किसी ने ये चीज को हिट नहीं किया और उनकी सर्विस को कवर अप का नाम दे दिया और मर गया तो अच्छा हुआ कि गुंडे को मार दिया करके तो पॉपुलर फैक्टर उसकी मतलब सर्विस को एक तरह से उसके अगेंस्ट मिस यूज किया ये बोल करके कि लोगों को ऐसे ब्राइब कर देता था मतलब जिनसे गुंडैती का काम लेना होता था उनको ब्राइब कर देता था जबकि गरीब किसान है या कोई मजदूर है या किसी के बच्चे का ऑपरेशन होना था या कोई बहुत दूर दराज इलाके से चल के आया था और उसको फाइनेंशियल मदद की जरूरत थी तो वो कह रहा है वो गरीब आदमी कैमरा पे कह रहा है कि ही डिड नॉट नो मी आई एम नॉट इज फ्रॉम हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑल्सो मेरे से कोई लेना देना नहीं था आई जस्ट हर्ड कि आई वाज सो वर्कड अप एंड आई जस्ट हर्ड कि उनके पास चले जाओ वो मदद और ही डिड दैट मदद मतलब बिना आदमी को देखे हुए तो ही अब कोई 100% तो अच्छा नहीं होता बट हाँ इस मॉडल पर ही डिड हिज जॉब बट वो चीज को उनके अगेंस्ट कि हाँ मतलब उसको जो मैं बोल रही हूँ ना जो पॉलिटिकल आपके जो अपोनेंट्स हैं वो उसको उस तरह से यूज कर रहे हैं अब ठीक है ये प्रोपागेंडा एजेंडा है बट अगर हम इसको अब हम देख रहे हैं कि वी वांट टू ब्रिंग बैक दीन मतलब हमें वो सिस्टम सेटअप करना है तो देन ये वाला जो फैक्टर है इसको इफेक्टिवली कैसे यूटिलाइज करेंगे अभी तो फिलहाल नॉट ओनली इन इंडिया मुझे लगता है दुनिया में हर जगह इस्लामिक सिस्टम का को यही इसी तरह का ऑपोजिशन मिलेगा
यस यस, आई गेट यू। अब ना थोड़ा सा और बेटर कॉन्टेक्स्ट मिला मुझे, लेकिन इसकी ना कंप्लीट डिफरेंट डिस्कशन हो सकती है अगर इसमें थोड़ा सा और इसको ना हम बड़ा करेंगे थोड़ा सा। बट एनी हाउ, गिवन द कॉन्टेक्स्ट, जो आपने कहा है, क्या मतलब इस तरीके से मामला होने की वजह से शुड वी स्टॉप डूइंग और प्रैक्टिसिंग सर्विस ओरिएंटेड लीडरशिप? पहला सवाल ये होगा ना हमारा। तो हम मतलब ना सिंपली कह सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल भी ऐसा तो नहीं कर सकते कि जहां पर ना हम सर्विस ओरिएंटेड लीडरशिप को प्रैक्टिस करना छोड़ दें। क्यों? क्योंकि एसेंस है। अगर से आप चाहते हैं कि आपके फॉलोवर जो हैं वो आपको विलिंगली फॉलो करें, यू रिक्वायर योर टीममेट्स टू बी इंटैक्ट विथ यूनिटी, राइट? तो उस वक्त आपको ये चीज प्रैक्टिस करनी ही होगी। ओके, इररेस्पेक्टिव ऑफ कि दूसरे मामला जो है वो, एक्सटर्नल मामला जो है वो क्या चल रहे हैं। सिमिलरली मतलब ना ये वाले मामला तो आप देखेंगे, रिसेंटली हैदराबाद में भी ये मामला हुआ और सोशल वर्कर वाज अरेस्टेड, राइट? कि Yes. जो असल में लोगों के मतलब बहुत सारा मतलब ना वो मामला को हेल्प किया करता था लोगों के मामलात में। अब उसको उन्होंने अरेस्ट कर लिया हुआ है। क्या अब इसका मतलब ये है कि उसको वो मामला नहीं करना चाहिए? मतलब किसी और को ये मामला नहीं करना चाहिए? नहीं ना, बिल्कुल भी। तो वो चीज तो कैरी करेगी। लेकिन असल चीज ये है कि जब आप लीडरशिप में होते हैं तो एक या दो चीजों को प्रैक्टिस करना काफी नहीं होता। सिर्फ आपका करेजियस होना काफी नहीं है, सिर्फ आपका विजन होना आपके पास काफी नहीं है, या फिर कंपैशन या फिर एम्पैथेटिक होना काफी नहीं है। इसके अलावा भी लीडरशिप का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है, वो है वॉइस। बी वॉइस। विजडम के साथ जो है लीडरशिप को प्रैक्टिस किया जाए। अगर से हम विजडम के साथ लीडरशिप को प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा, वो हम ना आगे हमारा ना एक टॉपिक है बी वाइज वाला, तो वहां पर हम डिस्कस करेंगे। उसी का एक पॉइंट यहाँ पर मैं कोट कर देता हूँ, ताकि ना आपके आंसर में थोड़ी सी उसको तकवीत मिले इस आंसर को। कि जब कोई बंदा लीडरशिप को विजडम के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है, तो उसके पास मतलब ना ऐसी स्ट्रैटेजी होती है कि उसकी जो मूवमेंट है वो किसी भी लेवल के ऊपर जाए, लेकिन वो कभी कोलैप्स नहीं होगी। वो किसी भी लेवल के ऊपर जाए वो कोलैप्स नहीं होगी। उसके अंदर राइज एंड फॉल जरूर आ सकता है, लेकिन कभी भी उसके अंदर मतलब वो कोलैप्स नहीं होगी। अब इसी चीज को हम प्रॉफिटिक लाइफ में जो है हम चीज देखते हैं कि प्रॉफिट इस्लाम ने विजन सेट करके स्ट्रेटेजी बनाकर जो है उन्होंने अपनी लाइफ में जो है प्रैक्टिस किया था इस्लाम को। तो उस वक्त हमने देखा उनकी लाइफ में राइज एंड फॉल थे। अब ये सिर्फ उनकी लाइफ तक चीजें महदूद नहीं हो जाती, क़यामत तक इस्लाम के लिए आ जाती हैं, क्योंकि इस्लाम विजन है और उसको अचीव करने के लिए जो है वो हम स्ट्रैटेजी जो है हम यूज कर रहे हैं प्रॉफिट इस्लाम की। इवन दो नहीं कर रहे तब भी मुसलमान जो है उसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस्लाम के अंदर जो है राइज एंड फॉल आ सकता है, लेकिन ये कभी कोलैप्स नहीं होगा। ओके, क्यों? जी जी, क्योंकि यू प्रॉफिट यूज द इस्लाम का जो है एग्जैक्ट वर्ड। विजडम था वो असल में। एग्जैक्टली यही मतलब दिस इज व्हाट इज इन माय माइंड, दिस इज यू रिफ्रेज्ड इट नाइसली कि लीडरशिप फिर वहां मतलब वो मुश्किल में तो आ गई, पर वो कोलैप्स तक की सिचुएशन तक ना जाए, यही मेरा मकसद था कि ऐसा क्या करें कि वो कोलैप्स वाली सिचुएशन में ना जाए, बिकॉज दिस इज व्हाट वी आर फेसिंग। यस यस, आई थिंक ना इसलिए थोड़ा सा हम वेट कर लें, बी विजडम के जब ना थोड़ा चैप्टर हमको स्टडी करेंगे, थोड़ी सी और क्लैरिटी मिल जाएगी हमें कि मतलब कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से क्या मामला हो सकते हैं। अगेन देखें ना, हर जगह के ऊपर ना एक ही चीज तो अप्लाई नहीं किए जा सकती। कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से मामला होंगे वो। तो उसके लिए हम पहले बेसिक प्रिंसिपल उसूल समझ लेते हैं, तो उसके हिसाब से बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो सकता है वो हम कह सकते हैं। अगेन मैं ना ये बता नहीं सकता आपको ऑब्जेक्टिवली कि यही करना चाहिए तरन्नुम, ऐसे करें आप, नो आई कैन। इसीलिए मतलब ना हम जब भी कोई डिसीजन लेते हैं वी रिक्वायर एश्योरा, राइट? तो अलग अलग लोगों के पास जो है एक्सपीरियंस होता है, स्किल्स होती हैं, लेकिन सबके पास ये चीज जरूरी होनी चाहिए कि सबको पहले बेसिक उसूल पता हो, प्रिंसिपल सबके पास होने चाहिए। इन बेसिक प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए, उनका प्रिंसिपल्स और उनकी स्किल्स और एक्सपर्टीज को लेते हुए एक शूरा कायम होगी। उसके बाद वो सब मिलकर ऐसा एक फॉर्मूला बनाएंगे या फिर कोई ऐसी तरकीब बनाएंगे वो, जिससे ये मामला जो है हो सकता है कि जहां पर ये यहाँ तक सिचुएशन ना आ जाए कि वो कोलैप्स हो जाए। ओके। और जो आप एग्जांपल्स दे रहे थे ना, आई थिंक उन लोगों ने कभी ये चीज सोची नहीं होगी, क्योंकि ये वाली चीज जो है ये थिंक टैंकर्स की चीजें हैं। कि अमेरिका ये चीज सोचेगी, इसराइल ये चीज सोचेगा, रशिया चाइना ये चीज सोचेंगे, ये इनके मामलात नहीं है कि ये मतलब ना कहाँ पर मामला हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको रशिया का देता हूँ। रशिया ने क्या कहा कि अगर से कोई हम पर कोई न्यूक्लियर अटैक करता है तो हमारा आखिरी हमला क्या है, तो कुछ डेथ कुछ नाम है उनका,
कि वो मतलब ना ऑटोमेटिक वो हमला होगा जिससे मतलब ना वो उनके सारे जितने भी एनिमीज हैं उनकी कंट्रीज को तबाह कर देंगे वो। मतलब उन्होंने कहा कि मरते मरते हम सबको साथ में लेकर जो है मरेंगे। तो इन्होंने मतलब ना यहाँ से सोचा हुआ है। तो ये मामला जो मुसलमान ही सोचा करते थे अपने टाइम में, बट नाउ ये छोटे छोटे लोग जो मतलब ना ये मामला कर रहे हैं, उनको मतलब ना ये मतलब ये वाली सोच या फिर इस चीज के बारे में सोचने का मतलब ना ख्याल नहीं आया होगा। लेकिन बट व्हेन वी प्रैक्टिस और लेट्स से कि जब हम एस्पायर करते हैं इन चीजों के बारे में, तो ऑब्वियसली हमारे टेबल के ऊपर जो एक चीज होगी होगी जब हम डिस्कस करेंगे तब। जज़ाकल्लाह भाई। बारकल्लाह। और भाई मेरा एक सवाल है। जी जी, सवाल करें आप। मेरा क्वेश्चन है कि एम्पैथी आपने पढ़ाया तो, और उसपे हदीस जो आपने बताई, तो हम ये समझ रहे हैं कि अगर इंसान हर सिचुएशन में अपने आप को प्लेस करके और उसके साथ उसको फील करेगा और फिर वो सही करेक्ट डिसीजन लेगा, तो लोग उसको बेवकूफ़ नहीं कहेंगे हर जगह पे, क्योंकि वो उसकी प्रैक्टिस में आ जाएगा एम्पैथाइज़ करना। तो वो सिर्फ़ लीडरशिप की ही पोज़ीशन पर रहकर नहीं, वो हर सिचुएशन पे एक नॉर्मल इंसान को भी बोला जाता है ना कि आप एम्पैथाइज़ करिए, क्योंकि वो एक हम्म स्पेसिफ़िक आपके न्यूरॉन्स को रिलीज़ करता है। तो वो जो अल्लाह ताला ने कुरान में भी फरमाया है, चौथा पारा है शायद, वो लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुर्दुल ये वाली है ना, मिम्मा तुहिब्बून तुनफिकू हम्म मिम्मा तुहिब्बून। तो ये हम्म जो आयत इसके कॉन्टेक्स्ट में आती है, मुझे लगता है ये एकदम एम्पैथी के लिए ही प्लेस की गई है। तो हम ये सोच रहे हैं कि अगर लीडर्स एक आम पर्सन की तरह उसको हर जगह प्लेस करके प्रैक्टिस करेगा, हम्म तो वो तो इमोशनली वीक हो जाएगा हम्म और लोग उसको फिर कमजोर की कैटेगरी में डाल देंगे। मतलब वो जैसे ये समझेंगे कि ये आई गेट यू, आई गेट। इमोश यस। तो ये हम समझ नहीं पा रहे, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन अभी आया है अभी तरन्नुम का, तो वो सिचुएशन सिर्फ एक के साथ नहीं है, 2-3 अच्छे बड़े एग्जांपल्स ऑलरेडी हैं, और अभी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, बट क्योंकि वो उनके ही रिलीजन के हैं, तो इस वजह से उनको उस प्रोपेगेंडे में क्लेम करके शूट आउट नहीं किया गया। दैट इज अनदर थिंग कि उनको उस वाला कहना चाहिए कि नाम भी नहीं दिया गया कि गुंडा है वो, और सर्विस प्रोवाइडर ही उनको बताया गया, नेता बताया गया। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर मुस्लिम पर्सनालिटी एम्पैथाइज करेगा ज़्यादा और हम्म लीडरशिप के लिए पोजीशन होल्ड करेगा, तब वो 2 कैटेगरी में उसका माइनस मार्किंग चलेगी। पहला ये कि वो इमोशनली वीक कहलाएगा और लोग हम्म कहेंगे बहुत ही जज्बाती बातें करता है, इसको बिल्कुल भी अपना लीडर नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ये स्टेबिलिटी नहीं आती है, जबकि वो सही डिसीजन लेने के लिए एम्पैथी आ रही होगी उसके अंदर। और दूसरी चीज ये कि जो अभी एक सिचुएशन क्रिएट करके आपके सामने क्वेश्चन आया कि अगर हम बिना किसी की परवाह किए बेनियाज होकर अपने उस एट्रीब्यूट्स के साथ हम काम कर रहे हैं, तो आपसे बड़ी ताकत जो भी होगी वो आपको मतलब आपको ऑन करके आगे निकल जाएगी। और ये आपके जो साथ वाले जिनको आपने प्रोवाइड की होगी सर्विस, वो आपके लिए ये भी नहीं बोल सकते कि ये टैग आपके लिए नहीं था। मतलब अब आप समझ रहे हैं, मतलब तो इससे एक खौफ पैदा होगा कि अगर हमने इस लीडरशिप के पॉइंट्स को प्रैक्टिस किया तो ये इसका यही अंजाम होगा। तो ये कैसे मैनेज किया जाए? मतलब एम्पैथी को सबसे पहले हम चाहते हैं कि आप इसको बता दें। ओके, दो अलग अलग सवाल हैं आपके। पहला सवाल तो जो तरन्नुम को मैंने आंसर किया, मतलब वही लगभग लगभग उसी का उसका आंसर है। देखिए मतलब ना आप एक चीज को लेकर अगर सिर्फ आप लीडरशिप को प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस नहीं हो सकती ना। लीडरशिप एक बहुत ही ब्रॉड रोल है। उसके लिए आपके पास ना कुछ बेस बुनियादी उसूलें होते हैं, सिर्फ एक उसूल नहीं होता। सिर्फ एम्पैथेटिक होना काफी नहीं है, उसके अलावा भी और चीजें आपके अंदर होनी चाहिए, तब जाकर आप एक मुकम्मल लीडर बनते हैं। और दूसरी चीज कि क्या जब एक लीडर जो है हर एक के साथ एम्फेसाइज करना शुरू कर दे तो क्या वो बेवकूफ नहीं हो जाएगा? अब इसका आंसर जो है वैसे तो नो ही है, क्योंकि हर एक के साथ एम्फेसाइज करना ही है।
क्योंकि ये चीज हमने देखा है कि उमर इब्न खत्ताब का मामला ही यही था कि वो हर एक के साथ ही एम्पथाइज करते थे। लेकिन हम कभी भी उनको नहीं देखेंगे कि उनकी लाइफ में उन्होंने अपने आप को जो है वीक प्रेजेंट किया हो पब्लिक के सामने। लेकिन हम उनकी पर्सनल लाइफ के थ्रू ये चीज जानते हैं कि वो हर रात जो है वो अपने आप को मतलब ना वो सोया नहीं करते थे। वो मतलब ना बहुत मुश्किल से जूझा करते थे उन पेन से, क्योंकि हर दिन किसी ना किसी के साथ मतलब लेट्स से कि बहुत ज्यादा लोगों के साथ वो एम्फेसाइज करते थे, जिस वजह से उनका पेन जो है वो अंदर फील करते थे। और वो इन टर्न जो है ना उनको सोने देता था ना उनको राहत से रहने देता था। राइट। तो एक लीडर के लिए जरूरी है कि वो हर एक के साथ एम्फेसाइज करे, इर्रेस्पेक्टिव कि वो बेवकूफ कहें उसे कुछ भी कहें वो। अब सहाबा इकराम में उमर इब्न खत्ताब को ये एक्सट्रीम समझते थे कि उनके मामला जो इतने डीप लेवल के ऊपर जा चुके हैं। लेकिन बात तो ये है कि उन्होंने इस लेवल के ऊपर पेन फील किया, इसीलिए ना वो सोल्यूशंस के साथ निकल कर आए। तब जाकर उन्होंने सोल्यूशंस ऐसे निकाले कि जहां पर लोगों की वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। ओके। तो इसीलिए एक लीडर के लिए तो जरूरी है कि वो हर एक के साथ एम्फेसाइज करे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एम्पैथी की बुनियाद के ऊपर जो अपने सारे डिसीजंस लेना वो शुरू कर दे। वो मतलब ना ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में चीजों को देखें और ऐसे देखें कि कैटेगरी की पूरी मतलब ना प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है, बनिस्बत किसी एक इंडिविजुअल को वो जो है देखा है उसके अंदर। तो ऐसा डिसीजन लेगा वो जो एक कैटेगरी का सोल्यूशन जो है वो दे सकता है, फिर दूसरी कैटेगरी का सोल्यूशन आएगा इसके अंदर। तो इस तरीके से ना वो प्रॉब्लम्स को डिवाइड करेगा, सबकी प्रॉब्लम स्टडी करेगा वो और सब प्रॉब्लम्स को कैटेगराइज करेगा और अकॉर्डिंगली जो है उसके सोल्यूशन जो है उसको वो प्रोवाइड करेगा। तो ब्रॉडर लेवल के ऊपर जो है एम्पैथी को इस तरीके से वो प्रैक्टिस कर सकता है और जरूरी है, वरना फिर ये पॉसिबल नहीं होगा। ओके। और अगेन जिस तरह ने यहाँ पर कहा इमोशनल इंटेलिजेंस भी जो है रोल प्ले करती है। ऑब्वियसली लीडरशिप इज ऑल अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस के बगैर तो लीडरशिप प्रैक्टिस हो ही नहीं सकती। वो तो उसका कोर है, वो लीडरशिप का कोर है इमोशनल इंटेलिजेंस। उसके बगैर आप लीडरशिप जो है इफेक्टिवली प्रैक्टिस नहीं कर सकते। चाहे आपके पास विजन हो तो कैसे कम्युनिकेट करेंगे लोगों को आप? तो उसके लिए इमोशनल इंटेलिजेंस जरूरी है ना। स्ट्रेटेजी बनाएंगे तो कैसे कम्युनिकेट करेंगे लोगों के साथ? मशूरा शुरा में मशवरा करेंगे तो कैसे करेंगे आप? सब उन सब के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस जो जरूरी है। तो ये लीडरशिप का जो है कोर है इमोशनल इंटेलिजेंस, उसके बगैर आप नहीं कर सकते। ओके। दूसरी चीज जो आपने मेंशन की, क्या मेंशन की थी हाँ, अभी आपने? पहले आप एम्पैथी को मेरे एक इस क्वेश्चन के साथ रिलेट करिए। जब हम्म मक्का में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत दे रहे थे नबूवत के बाद, तो हम्म जब ओपन हो गई 3 साल 4 साल के बाद, तो हमने देखा और आपने देखा कि सीरा में बहुत ज्यादा लोगों पे तशद्दुद हुआ, जुल्म हुआ, ठीक है। हम्म उस वक्त से लेकर जब तक की हिजरत नहीं हो गई है, वो पूरा का पूरा दौर किसी भी मुसलमान पर जो तशद्दुद हो रहा था, उसके लिए हमने देखा कि कोई भी एफर्ट नहीं हुआ इस सिवाय इस चीज के कि गुलाम को आजाद करने के लिए वो पैसे वगैरह दे करके उनको आजाद कर दिया जाए। अगर वो सिचुएशन नहीं आई तो कहीं पर भी ये नहीं है कि तुम ये जुल्म क्यों कर रहे हो या तुम इसे क्यों मार रहे हो या उसको रोकने की कोई स्ट्रैटेजी प्लान की गई हो या उसको एम्पैथाइज करके उसको डिस्कस किया गया हो, कहीं पर भी ऐसा नहीं है। तो ये क्यों है? वो ठीक है कि हकाम नहीं आए थे, वन नहीं अनिल हम्म मुनकर का कोई हुक्म नहीं आया था, बट जो एक इनेट चीज होती है कि पहले से इंसान में एक रहम और हक और बातिल की समझ है और उसको पता है कि ये क्या हो रहा है, और वो फिर बंदा क्लेम कर रहा है कि मैं अल्लाह की दावत दे रहा हूँ, मतलब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुद की बात कर रहे हैं, और फिर उनके साथ सहाबा इकराम भी थे। तो वो क्यों नहीं रोक रहे थे उस चीज को? मतलब उन्होंने कुछ भी एक्शन उस टाइम पर, जिहाद करने की बात नहीं है यहाँ पर, सिर्फ वो मतलब देख रहे हैं कि हो रहा है और बगल से निकल रहे हैं, तो ये आई गेट इम्पैथाइज यू, आई क्यों गेट नहीं हुआ? तो समझ जी समझ गया मैं आपकी बात, समझ गया। अब हम इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं, फलस्तीन के एग्जाम्पल से हम रिलेट कर लेते हैं ताकि यहाँ थोड़ी सी अच्छे से क्लैरिटी मिल जाए हमें। देखिए प्रॉफिट इस्लाम ने मक्का के अंदर जो तशद्दुद हो रहा था, इवन मदीना में भी आकर जो है उसके बाद भी कुछ लोग मक्का में फंस गए थे, तो उनके साथ भी मतलब मामला जो बुरे ही थे। तो उनके साथ भी तो उनके लिए भी तो एक्शन लेना चाहिए था ना प्रॉफिट इस्लाम को। तो उनके लिए भी नहीं लिया। चलिए मैंने आपके क्वेश्चन को और ज्यादा स्ट्रेंथन कर दिया। लेकिन क्या एम्पैथी जो है ये है कि हमने उनके पेन को देखा और फील किया और एग्जैक्ट उसी वक्त हम उनकी हेल्प के लिए पहुंच गए? हाँ पहुंचना चाहिए जब हम समझते हैं कि हम उसका सोल्यूशन है इमीडिएटली। अगर से हम उसका सोल्यूशन नहीं है इमीडिएट लेवल के ऊपर, तो उस वक्त क्या होगा कि मामला जो है वो पहले ऐसे बनाए जाएंगे जहां पर हम उनका सोल्यूशन बन सकते हैं। तो सिमिलरली अगर से हम फलस्तीनियों का जो है मतलब जो मामला हो रहे हैं उनके साथ, उसको हम एम्फसाइज करना छोड़ दें, ओके,
कि हम तो कुछ नहीं कर सकते, या फिर लेट्स से कि वो उनके ऊपर अल्लाह ताला की आजमाइश है, वी आर नॉट केपेबल, तो ये सब चीजें हम सोच, मतलब जो भी रीजन हो उस वजह से ना उस वजह से हम एम्पथाइज करना छोड़ दें। तो क्या ये मतलब इंसानी लेवल के ऊपर ऑर्गेनिक सिन नहीं होगा ये? तो आंसर तो है कि हाँ होगा, कि ऑर्गेनिक सिन होगा ये। लेट्स मतलब ना इस्लाम से अगर से हट हट भी जाए हम, तो ऑर्गेनिक लेवल के ऊपर सिन है कि अगर हम फलस्तीनियों के साथ जो एम्पथाइज नहीं कर रहे हो। लेकिन क्या इस पे एम्पथाइज, जस्टिफिकेशन आता है, इस पे जस्टिफिकेशन आता है, वो उसको ऑर्गेनिक सिन नहीं समझते हैं जस्ट बिकॉज कि उनका ये सोचना है कि अगर हम उसको एम्पैथाइज करेंगे यानी कि उसको फील करेंगे तो हम जो है ना अपने आप को तकलीफ में बेफालतू में डाल देंगे और खुद पे जुल्म करेंगे। और ये बिल्कुल भी कहीं से जस्ट नहीं होगा कि हम उनके लिए कुछ कर भी नहीं सकते हैं, जो कर सकते हैं वो सिर्फ दुआ है। और अगर हमने उनको फील करके अपने आप को परेशान किया, जैसे अभी आपने उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एग्जांपल लिया था, तो अगर इस तरीके से को हर इंसान फील करेगा तो उसकी नींदें खराब हो जाएंगी, उसके एटमॉस्फेयर आसपास की सराउंडिंग उसके डिस्टर्ब हो जाएगी। मतलब एक इंसान खुश नहीं रहेगा तो उसका एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा उससे, इसलिए एम्पैथाइज नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, मतलब आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? आई गेट यू। ये मतलब ना टोटल एक बोगस चीज है। मतलब ना कोई इस्लाम हम्म, की एसेंस से अगर से ये बात करता है तो इट्स कम्प्लीटली बोगस। इस चीज को ना मतलब हम हम्म, आउटराइट रिजेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज वेरी सिंपल। मैं क्या बताना चाह रहा था आपको, कि अगर से हम एम्फोसाइज करना छोड़ दे तो ऑर्गेनिक सिन है। ये जरूरी है कि हम एम्फोसाइज करें, हमारी नींदें हराम हो और फिर मतलब ना हम परेशानी से गुजरे, हम एंजाइटी डिप्रेशन से गुजरे, जब हमें पता है कि एक उम्मा जो है एक बॉडी है, तो बॉडी में मल्टीपल फेलियर जो है, ऑर्गन्स जो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो चुके हैं, तो उसके बावजूद भी हमें मतलब ना किसी बंदे का जो है हार्ट अटैक है हो गया, या फिर उसे कैंसर है, तो ऑर्गेनिकली वो एंजाइटी और स्ट्रेस में जाएगा ही जाएगा। सही है ना? जी। तो मतलब हम्म, इस एग्जाम्पल से आप इस एनालॉजी से समझ सकते हैं आप कि हम ये एक तरफ ये कहते हैं कि उम्मत जो है एक जिस्म के मानित है, और जो एक जिस्म में कोई जो है आजाद जो है वो फेल हो चुका है, तो हम कह रहे हैं कि हमें जो स्ट्रेस और एंजाइटी नहीं लेना चाहिए। ये तो ऑर्गेनिकली होगी ये चीज, ऐसे ही हो गया, अगर से आप उसे रोकेंगे तब भी वो होगी। ओके, तो ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज क्या है, कि हमारे जो थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, हमारी जो नीयत है, उन सब चीजों को कैसे जांचा परखा जा सकता है? सिर्फ अमल से ना, सिर्फ एक्शन से। ओके, तो अगर से हम सच में उनके लिए एम्फसाइज करते हैं, तो हम अपने एक्शंस की तरफ देखेंगे कि क्या हम अपने आप को केपेबल बना रहे हैं, क्या हम अपने आप को कोई अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं जहां पर हम जाकर जो है उनके लिए सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकें, कोई हम स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, या फिर कोई लॉन्ग टर्म प्लान है हमारे पास। लेट्स से शॉर्ट टर्म नहीं है, कोई लॉन्ग टर्म प्लान जो है हमारे पास। तो कुछ ना कुछ जद्दोजहद कोई इंसान अगर से कर रहा है अपनी लाइफ में, तो हम कह सकते हैं कि उसने जो है एम्फसाइज किया है। अगर से उसने एम्फसाइज नहीं किया तो उसकी लाइफ में जो कोई चेंजेस नजर नहीं आए। अब वो लोग तो इस कैटेगरी से कम्प्लीटली बाहर हैं जो लोग कहते हैं कि एम्फसाइज ही नहीं करना चाहिए। अब एम्फसाइज नहीं करेंगे तो कोई एक्शन, कोई हरकत होगी ही नहीं ना, कोई एक्शन आएगा ही नहीं लोगों के पास से। तो मतलब अल्टीमेटली ये क्या कर रहे हैं, लोगों को डम बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई काम ही ना करें। जब सब लोग डम हो जाएंगे तो मतलब उसी तरीके से स्टैग्नेंट रहकर ना लोग चलेंगे ऐसे ही जिस तरीके से चल रहे हैं। तो जब वो मामला होगा तब जाकर हम देखेंगे कि जब मतलब ना बड़े मामला होने हैं, तब तक हम जो है आइडल प्ले करेंगे। ओके, दैट इज व्हाट मतलब ना वो मतलब ये मतलब ना शो करना चाह रहे हैं। यू गेट मी? यस, एब्सोल्युटली राइट। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। ओके, अगेन मैं थोड़ा सा मैं रिपीट कर दूं कि वो एम्पथाइज करना वो हमारे अमल से मतलब ना जांचा परखा जा सकता है। ऐसे नहीं कि मतलब ना हमने एम्पथाइज कर लिया तो इमीडिएटली अगर से हम वहाँ पहुंच गए, ये मतलब है कि हम एम्पथाइज कर रहे हैं उनके साथ। हाँ पहुंचेंगे, अगर से हम सोल्यूशन है उसका, तो हमारे पहुंचने से उनको सोल्यूशन नहीं मिलना, तो इसका मतलब ये है कि हम सोल्यूशन के लिए उनको उनके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ओके, लेट्स से कि लॉन्ग टर्म के लिए क्यों ना हो। यू गेट मी? समझ रहे आप मेरी बात? यस, नहीं नहीं समझ गया। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पर कोर कोर पे काम किया, कोर फिलोसफी पे काम किया कि लॉन्ग टर्म प्लान पे वो काम कर रहे थे, तो उन्होंने ये सारी हाँ की वो सारी भी जो है, वो छोटे भी है गुनाह ना, हो रहे इस थे, चीज बड़े को बड़े हो थोड़ा रहे सा थे। मैं, हाँ इस चीज को थोड़ा सा मैं ऐड जी। कर दूं। अब उसको एक जो अभी आपने एग्जांपल दिया उसको थोड़ा सा हम ऐड कर लेते हैं कि प्रॉफिट इस्लाम को पता तो था कि लोग जो है मक्के के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा मतलब टॉर्चर किए जा रहे हैं, जुल्म हो रहा है उनके ऊपर। तो क्या उसका मतलब ये था कि प्रॉफिट इस्लाम जो है उनके साथ एम्पथाइज नहीं कर रहे थे? नहीं, बिल्कुल भी। वो कंप्लीटली एम्पथाइज कर भी रहे थे, अल्लाह ताला से दुआ भी कर रहे थे। लेकिन लॉन्ग टर्म प्लान ये था उसके अंदर कि लोग जो है लोगों को कंप्लीटली अगर निजात दिलानी है इस चीज से, तो एक ही चीज हो सकती है
कि यहाँ पर अल्लाह ताला का जो निज़ाम है वो कम्प्लीटली गालिब हो जाए, वरना फिर तब तक जो है कम्प्लीटली उनको मतलब ये नहीं, मतलब क्या कहते हैं, निजात नहीं दिलाई जा सकती। सिमिलरली मदीना के अंदर भी, कि मक्का के अंदर से हमें अगर से लोगों को जो है आज़ाद करना है, मतलब फुल फोल्ड को, तो ज़रूरी है कि पहले हम जो है मक्का फतह करें, उसके बाद जो है लोग अपने आप जो है वो आज़ाद हो जाए। तो हम सोल्यूशन को इस तरीके से अप्रोच करते हैं कि ऐसे नहीं कि इमीडिएट प्रॉब्लम का इमीडिएट सोल्यूशन होता है, ऐसे नहीं होता। बिगर लेवल के ऊपर, बिगर लेवल के ऊपर चीजें बहुत ज्यादा मतलब ना फैल जाती हैं, तब हमें समझ आता है कि छोटी प्रॉब्लम्स का थोड़ा सा वक्त इंतजार करते हैं तो हमें समझ आता है कि एक ऐसा सोल्यूशन है जो तमाम प्रॉब्लम्स पे एक साथ सॉल्व कर सकता है। ये हिकमत हमें ना मतलब नजर आती है सीरा के अंदर। यस, सही। ठीक है, और कोई सवाल? आई थिंक चैट में ना शबा का सवाल है, ट्रू डेफिनेशन ऑफ हम्बलनेस, बैलेंस बिटवीन हम्बलनेस एंड सेल्फ सफिशिएंट। Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam used to do his work himself. डेफिनेशन ऑफ हम्बलनेस क्या है आप ये पूछ रहे हैं, और इसको सेल्फ सफिशिएंसी, मतलब क्वेश्चन सही से फ्रेज नहीं हुआ आपका, लेकिन इतना मैं आपको बता सकता हूँ, हम्बलनेस से मुराद ये है, हम्बलनेस इज इन एसेंस अट्रैक्टिवनेस। ओके, सेल्फ सफिशिएंट क्या है? देखिए, अब कुछ लोगों के लिए सेल्फ सफिशिएंटनेस की ना मीनिंग अलग हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए अलग हो सकती है। अब इससे क्या मुराद है कि कुछ लोगों की जो नीड्स है वो थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है, लेकिन वो उनके लिए सेल्फ सफिशिएंट है। सिमिलरली दूसरे लोगों के लिए अलग हो सकती है। अब हम्बलनेस ये है कि उस सेल्फ सफिशिएंटनेस को ज्यादा से ज्यादा कितना हम रिड्यूस कर सकें, वो उसके अंदर जो हम्बलनेस में रोल प्ले करेगी। अगेन, हम्बलनेस जो है सिर्फ एक इंटर मतलब आपकी इंट्रा क्वालिटी नहीं है, बल्कि इंटर क्वालिटी भी है, कि लोगों के दरमियान भी जो है आपकी हम्बलनेस जो है वो हो सकती है। ओके, तो लोगों के दरमियान जब आप अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, आप अपने एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे, तो इन तमाम तर चीज़ों में किस तरीके से आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, वो भी जो है हम्बलनेस के अंदर की चीज़ें आती हैं। बट अगेन ना, मैं इसको सही से आंसर नहीं कर पा रहा क्योंकि क्वेश्चन सही से फ्रेज नहीं है। इफ यू कुड फ्रेज द क्वेश्चन प्रॉपरली, आई थिंक ना बेटर आंसर आपको मैं दे सकता हूँ। ठीक है, और कोई सवाल किसी का? ठीक है, तो इसमें चेक कर लें, कोई सवाल नहीं है तो इंशाल्लाह एंड करते हैं इसमें। जी भाई, ओवर कर दिए, सेशन का क्लोज हो गया, 11:30 बज रहे हैं। अगर किसी का कोई ठीक है, सवाल नहीं है तो सेशन क्लोज कर लें। देखिए, न्यू मेंबर्स को भी सवाल करने चाहिए। ऐसे ही कुछ नेम्स हैं यहाँ पर, शबा मलिक, अंजुम मलिक। अब न्यू मेंबर्स हैं, आप लोगों को भी मतलब ना सवाल करने चाहिए। टेक्स्ट में लिखें, चैट में लिखें, माइक पर आकर बोलें। जी अंजुम, आपका कोई सवाल नहीं है आज? अंजुम मलिक? जी अपी नहीं। अस्सलाम वालेकुम। तो आपका कोई सवाल नहीं है आज? नहीं है। खुलकर शबा खुलकर मलिक? बात करें सारे लोग, आप लोग, क्योंकि ना असल में क्लास है, कोई मतलब ना क्या कहते हैं उसे, मस्जिद में जो होता है वो। लेक्चर नहीं है? लेक्चर तो है। नहीं नहीं, वो मस्जिद में जो होता है जहाँ पर लोग सुन बैठ, खुतबा अच्छा, नहीं है मस्जिद के और अंदर का, दर्स? या बस अच्छा अच्छा। सुनकर चले गया, इसे क्लास। यहाँ पर ना आह, डिस्कस करते हैं हम लोगों के साथ मिलकर। सही। जी शबा, शबा मलिक, आपका कोई सवाल नहीं है? ओके, नो ठीक है। मैम, तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी शबा, जी शबा जी आप मेरा पूछिए, कोई सवाल हो आपका? नहीं
नहीं नहीं, अभी फिलहाल कोई नहीं है। अच्छा लग रहा है, क्लास समझ आ रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है क्या पढ़ाया जा रहा है? ओके। जी जी। मैं कोशिश करूंगा कि उर्दू में आंसर दूं आपको, ठीक है। तो जब आप काउंसलिंग करते हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप दोनों उनके साथ एम्फोसाइज करें, और इतना एम्फोसाइज करें कि जी आप खुद को लो फील करें, जैसे कि आप बता रहे थे। क्यों? क्योंकि जब हम ये प्रॉब्लम जो है पर्सनली लेते हैं, तो उस वक्त हम उसका जो सोल्यूशन है बेस्ट पॉसिबल जो है निकाल सकते हैं। ओके। अगर से हम किसी और की प्रॉब्लम समझते हैं ना, वो तो उस वक्त पॉसिबल नहीं है कि आप उसका बेस्ट पॉसिबल जो है सोल्यूशन निकाल सके। इसीलिए जो है काउंसलिंग में एम्पैथी जो है सबसे ज्यादा मैटर करता है। नॉट सिर्फ काउंसलिंग में नहीं, बल्कि जितने भी मतलब ना हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, चाहे वो डॉक्टर हो या फिर नर्सेस हो, सब लोगों के लिए ना मतलब एम्पैथी की ट्रेनिंग जो है वो अलग से दी जाती है। ये जरूरी चीज है कि आप जो है उसको प्रैक्टिस करें। दूसरी चीज, सिर्फ क्या लो फील करना से उसका बेस्ट सोल्यूशन आप निकाल लेंगे, नहीं। लो फील करना जरूरी इसलिए है ताकि आप प्रॉब्लम को पर्सनली लें, लेकिन आप उसका सोल्यूशन जो है वो इंटेलेक्चुअली निकालेंगे। अगेन वी लुक एट द एग्जांपल ऑफ जाबिर बिन अब्दुल्ला। तो जाबिर बिन अब्दुल्ला के साथ क्या हुआ, तो प्रॉफिट इस्लाम उसे तो एम्फेसाइज कर रहे थे, एग्जैक्टली वो फील कर रहे थे जो हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला फील कर रहे हैं, लेकिन क्या इस वजह से उन्होंने भी उनके साथ गम मनाना शुरू कर दिया? नहीं। प्रॉफिट ने क्या किया, उनको सोल्यूशन दिया कि इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो सोल्यूशन वाला अप्रोच जो है वो होना चाहिए किसी मतलब ना काउंसलर का, या फिर किसी भी मतलब ना जो भी बंदा हो सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाला। ओके, यू गेट दैट? जी जी जी, मुझे समझ में आ गया। बस यही था कि मतलब वही है ना, घंटा 2 घंटा या एक दिन वो थोड़ा सा होता है। और लेकिन हाँ, ये सही कहा कि जितना होता है ना उसी में फिर वो बेस्ट सोल्यूशन निकलता है। बिल्कुल सही। जी भाई। ओके, बारकल्लाह फीक। आई थिंक तो बारकल्लाह। समझ आ गया। ठीक है, इसमें तो एंड करें। जी जी, अब एंड कीजिए। चलो, बारह शुक्रिया, अस्सलाम बारकल्लाह। वालेकुम।